है सर। बच्चे लोग भी आ गए हैं सर। अभी जेपीएससी का कैलेंडर जारी हो गया सर। हाँ, कल आया है ना। हम्म। और टाइम बहुत कम है। हाँ तो ऑलवेज, एज ऑलवेज जेपीएससी ऐसे नींद से जगती है हाँ, और एक और कहते झटके हैं में ले दौड़ो, लेती। दौड़ो, 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 तो रुको मत, दौड़ो। हमारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे सर, और इन्हें मैं अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता रहा था कुछ। इसमें यही था कि हाँ। झारखंड स्पेशल पे फोकस करना है 110 क्वेश्चन पे, करंट अफेयर हम्म 15 हम्म क्वेश्चन पे फोकस करना है, इकोनॉमिक्स हम्म जितना हम्म मैं हम्म पढ़ा रहा हूँ उससे आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरह से हम्म 135 क्वेश्चन पे आपका कमांड हो जाएगा। और उसके बाद बचा हम्म खुचा जो 65 क्वेश्चन है उसको भी आप हम्म लोग सेट पेपर के थ्रू करेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट मारेंगे। और जो हमारा धुरंधर टेस्ट सीरीज है हर सैटरडे वाला, उसको जरूर कीजिएगा। तो पीटी निकल हम्म। जाएगा। इधर अभी ऑफलाइन में क्लासेस चल रही हैं खोरठा की, अभी इकोनॉमिक्स की। है मतलब मार्च में है ना पेपर का, हाँ अभी मार्च में टेंटेटिव है डेट सर। भी दिया है। हाँ मार्च में है सर। हाँ, 2 महीने है टाइम वैसे तो हाँ पढ़ सकते हैं लोग, आराम से कर बहुत सकते है, हैं। बहुत अब समय वो है, बहुत है, ऐसा कुछ नहीं। मेंस मेंस का कब है? मेंस का मेंस शायद का मई में मई है। में दे दिया है। हाँ, तो ये अच्छा है ना, ये लोग हाँ तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, पहले से ही कर रहे हैं, तो इनको तो एडवांटेज मिलना हाँ चाहिए। ठीक आप है लोग सर। मैं तैयार है सब आपको लोग? आपको अब ठीक, छोड़ दे रहा हूँ सर बच्चों के साथ। आप अब ठीक है, साइंस का ठीक है, टेस्ट 2 हो चुका है इन लोगों का, आप बता दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। आप सब लोग सुन रहे हैं मुझे? यस सर। जी यस यस सर। सर। ठीक है। हाँ जी तो सर। तैयार है, शुरू कर दे या और भी लोग आएंगे? वेट कर लूं? आई नहीं थिंक सर, शुरू कर मैं देना चाहिए, जोड़ते 9 बज के जाऊंगा, 4 मिनट आप शुरू कर दीजिए सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट 1 तो हम लोग कर चुके हैं, टेस्ट 2 है, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन भी होगा, उसका पैटर्न भी होगा, क्वेश्चन वगैरह आप अपने पास रखिए। और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं और आपको अप्रोच कैसे करना है और किस तरीके से आपको लिखना है उसका आंसर, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। तो पहली चीज, आप लोगों ने पहला क्वेश्चन तो देखा ही है, अटेम्प्ट भी किया है। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द सोलर सिस्टम। देख पा रहे हैं आप? यस सोलर, सर। दो चीजें हैं यहाँ पे। जैसे आप क्वेश्चन देखते हो ना, सबसे पहली चीज क्या है ना, कि आप कोई किसी टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं ना, तो उस टॉपिक के बारे में अलग अलग डायमेंशंस आप लोग पढ़ चुके होते हैं, और लगभग सभी आपने तैयार किया है, बहुत सारे डायमेंशंस आपने तैयार किया है। तो जैसे वो टॉपिक दिखता है ना, जैसे सोलर सिस्टम दिखेगा, तो सबसे पहले दिमाग में टेम्पटेशन आता है कि सोलर सिस्टम में तो हम बहुत जानते हैं, बहुत सब कुछ लिख देंगे, है ना। बट इससे क्या हमें फायदा होने वाला है? सब कुछ जानते हैं और सब कुछ लिख देने से फायदा होने वाला है, या वो चीज हमें लिखना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो टू द पॉइंट इसी को कहा जाता है, कि जो चीज क्वेश्चन में पूछा गया है उस चीज को आपको पहले हाईलाइट कर लेना, कहीं रफ में लिख लेना है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ठीक है। और एक बार जब वो चीजें क्लियर हो जाती है ना, तो आपका डायरेक्शन उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब आप अपने क्वेश्चंस का आंसर फ्रेम कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, और आंसर में जो चीज मांगा जा रहा है उसी को आपको रिप्रेजेंट करना है। यानी आपको जो आता है वो अपने पास रखिए, लेकिन जो पूछा जा रहा है उसके साथ तालमेल बैठाइए। तो मैं इस क्वेश्चन में जो देख पा रहा हूं ना, पहली चीज लिखी हुई है कि स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ सोलर सिस्टम आपको बताना है, ठीक है। पहला पार्ट, मतलब 2 पार्ट हो गया इसका। उसके बाद इसी क्वेश्चन में अगला लाइन जोड़ा गया है कि डिस्कस द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड जोबियन प्लैनेट्स, ठीक है। ये 2 पार्ट है क्वेश्चन का। तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसको आपने लिखा कैसे है, या आपको लिखना कैसे चाहिए? पहली चीज, इस पिक्चर मैंने आप लोगों का कुछ कैंडिडेट का कॉपी भी देखा है, आपने लिखा है, राइटिंग बहुत लोगों का अच्छा है, मतलब इंप्रेसिव है, ठीक लिखा आपने, लैंग्वेज वगैरह आपकी अच्छी है। बट इस क्वेश्चन में ज्यादातर मैंने जो देखा है ना, जो भी मेरे पास कॉपी आए थे आप लोगों का, उसमें से मैंने एक चीज मिस की है इसमें, इस पहले क्वेश्चन में। आपने सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को बताया, कॉम्पोजिशन भी लिखने का आपने ट्राई किया, लेकिन आपने डायग्राम नहीं बनाया। हो सकता है जिसने बनाया होगा मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन जिनका भी कॉपी मैंने देखा, मुझे नाम अभी याद नहीं है, लेकिन 3-4 कॉपी मैंने देखे हैं अभी, तो उसमें डायग्राम मिसिंग लगा था। और मैं ये पूछ सकता हूं कि आपने डायग्राम जानबूझ के नहीं बनाया है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर याद नहीं रहा एग्जाम लिखने के टाइम में? याद नहीं रहा सर, मेरा मिसिंग है।
आई थिंक डायग्राम आपको, क्योंकि ये आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। टिपिकली आप ये नहीं कह सकते कि ये इस डायग्राम को बनाने में हमें कलाकारी करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। 20 से 30 सेकंड में डायग्राम बन सकता है। सोलर सिस्टम बचपन में ही पढ़ाया था ना। सोलर सिस्टम आप सीधा सन को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करना है, बीच में आप एस्ट्रॉइड बेल्ट को थोड़ा सा दिखा दीजिए। अगर वो डायग्राम आप बनाएंगे ना, मे भी शायद उससे आपके कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। या उस डायग्राम, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, उस डायग्राम की वजह से अगर आपने उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया और आपने लैंग्वेज ठीक लिखा है ना, तो आपके जो दूसरे क्वेश्चन है ना, उसमें भी जो एग्जामिनर होते हैं ना, उसके माइंडसेट आपके प्रति बदल जाता है। मे भी शायद वो आपको सीरियसली लेंगे और आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है ना। तो डायग्राम जो मुझे मिसिंग दिखा वो मैंने आपको बताया है, वो चीज आप जरूर कीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट कैसे आपने किया होगा, आप सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को बताना है आपको और कॉम्पोजिशन को बताना है। तो सोलर सिस्टम का जो मेन बॉडी है ना, अपने सोलर सिस्टम का आपने कैसे शुरू किया? सबसे पहले सन से शुरू किया होगा। ऑल्दो सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, सन है, सन को हम क्या बोलते हैं? स्टार, है ना। उसके अलावा प्लैनेट्स है, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स है। डॉर्क प्लैनेट को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि सोलर सिस्टम में एक्चुअली में होता क्या है ना। स्टार, जिसका एग्जाम्पल सन है, प्लैनेट्स होते हैं, उसके अलावा डॉर्क प्लैनेट्स होते हैं, फिर उसके अलावा सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम लोग कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हम बात नहीं करते हैं, मून की, जिसमें मून कहते हैं ना ऐसे कैजुअली, वो नेचुरल सैटेलाइट को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग प्लैनेट्स के, कुछ के बहुत ज्यादा मून्स होते हैं, कुछ के कम होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं, तो वो उसका हिस्सा है। इसके अलावा एस्टेरॉयड बेल्ट होता है एक खास सेगमेंट में, उसको आपको लिखना होता है कि एस्टेरॉयड भी इसका हिस्सा है, कॉमेट भी इसका हिस्सा है। तो ये जो शुरू का आप लाइन लिखोगे ना, तो उससे पता चल जाता है कि इंट्रोडक्शन आपका सही जा रहा है ना। उसके बाद सीधे सीधे आपको करना क्या है, जब इस क्वेश्चन का आंसर आप अटेंड करेंगे तो आपको एक एक करके जो सोलर सिस्टम में सन है, पहले सन से शुरू कर लेना है। अच्छा, फोटो आपने बना दिया है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद सीधा आपको स्ट्रक्चर बना देना है, मतलब डायग्राम बना देना है, ठीक है। 3-4 लाइन में आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, डायग्राम बना दिया। अब उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को आगे बढ़ाओ। तो लाइक सबसे पहले सन से शुरू करते हो। सन क्या होता है? मेन बॉडी है सोलर सिस्टम का, ये आपको लिखना होता है। इसके अलावा सन के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स मूव करते हैं और प्लैनेट्स के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में मून्स मूव करते हैं। ये सब चीजें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसमें ना बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट आपको इंसर्ट नहीं करना है, जनरल पॉइंट के हिसाब से चीजों को डालना है ताकि इजी आंसर लगे और सामने वाले जो पढ़ रहा है ना आंसर, उसको समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो सन में आपने क्या क्या लिखा था जब आप सन रिप्रेजेंट कर रहे थे? जब सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर लिख रहे थे तो आपने क्या अटेम्प्ट किया? आप में से कोई भी बता सकते हैं, क्या लिखा आपने सन में? सन के बारे में कुछ बताइए। यही कि सोलर सिस्टम का सबसे हैवी पार्ट होता है। कितना मास होता है पूरे इंटायर सोलर सिस्टम का सन का? 99%। 99 से भी ज्यादा, 99.86% के आसपास होता है ना। ये लाइन आपको लिखना है। अच्छा, जब आप सन बता रहे हो ना, तो आपको बताना है कि सन सेंट्रल पार्ट है सोलर सिस्टम का, वो एक स्टार का एग्जाम्पल है और उसके चारों ओर प्लैनेट मूव करते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट का अपना एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। 4 इनर प्लैनेट होते हैं और 4 आउटर प्लैनेट होते हैं। ये आप जोवियन प्लैनेट जो होते हैं ना, ये आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो इसको आपको लिखना भी है, अलग से लिखना है। तो जब आप ये वाला लाइन लिखोगे ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या है या जोवियन प्लैनेट क्या है, तो ये अलग हेडिंग में लिख देना। पहले स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में आपको सन के बारे में लिख देना है कि सन सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है, सबसे ज्यादा मास होता है, 99.87% के आसपास इसका मास होता है इंटायर सोलर सिस्टम का, इससे इंपैक्ट बनता है, ठीक है। और इसी की ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें उसके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमती है, प्लैनेट्स वगैरह घूमती है। तो ये एक तरीके का स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ कॉम्पोजिशन भी यहीं पे बता देना है। कॉम्पोजिशन मतलब किससे बना होता है। तो जब आप सन के कॉम्पोजिशन को बताते हो ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको 2 चीज पता होनी चाहिए। सन में सबसे ज्यादा क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, ये सबको पता होता है। तो अगर आप ये लिखोगे ना, मैं एक छोटा पॉइंट बता रहा हूं कि सन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है और सबसे ज्यादा हीलियम होता है, उसके बाद हीलियम होता है। अगर ये लाइन लिख दोगे तो कॉम्पोजिशन ठीक है, आपने सही लिखा।
लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे ये लिख दूंगा कि 71% हाइड्रोजन होता है और 26.5% हीलियम होता है ना, तो शायद मेरा प्रेजेंटेशन ज्यादा रिलायबल लगेगा। समझ रहे हो बात को? अगर आपको एग्जाम हॉल में याद आ रहा है परसेंटेज, तो लिख डालो, ठीक है, कि इतना हाइड्रोजन है, इतना हीलियम है। नहीं याद आ रहा है तो हाइड्रोजन हीलियम याद आ रहा है, वो लिख डालो, ठीक है। और मान लो किसी को वो गैस का नाम ही याद नहीं आ रहा है, तो भी आप कुछ लिख दो। ये सबसे तीसरा ऑप्शन बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, कि सन में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ये जेनेरिक हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे? जो प्रॉपर लिख देगा कि हाइड्रोजन इतना होता है, क्योंकि सन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने ये माहौल बना दिया ना, बाकी का काम अगर आपने थोड़ा हल्का भी किया है ना, तो चांसेस है, ऑलवेज, ये संभावनाओं की मैं बात कर रहा हूं, गारंटी किसी चीज की नहीं है। कौन चेक कर रहा है, उसका मूड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मार्क्स दे रहा है आपको, है ना। बट संभावनाओं की बात करें तो हम लोग अपने तरफ से कुछ छोटे छोटे टेक्निक यूज करेंगे ना, जो हमारे बस में है, ताकि थोड़ा एडवांटेज मिल जाए। ऑल्दो ये क्या है, कंपटीशन है। आपको अगर 200 में से 110 नंबर मिले हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को 111 मिला है तो वो इंपॉर्टेंट है। और 111 वाले से ज्यादा 112 वाले का मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल मेरिट बनता है ना इसमें, पास थोड़ी होना है, इसमें मेरिट को बीट करना होता है। तो इसलिए ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सन से शुरू किया आपने, सन के बारे में कुछ पॉइंट लिख देना, और लिखने के क्रम में बहुत कुछ आप जान रहे हो सन के बारे में, लेकिन फोकस किस पे रखना है? स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। 4-5 लाइन में हो जाएगा ये। समझ रहे बात को? उसके बाद आपको प्लैनेट के बारे में बताना है। प्लैनेट वगैरह तो याद होगा ना आपको? यस सर। याद है कितने सर। प्लैनेट होते हैं? कितने प्लैनेट होते हैं? 8, है ना। 4 अंदर, 4 यस सर। बाहर। इनर इनर प्लैनेट को कौन कौन से होते हैं वो आप लिख दोगे नाम के साथ। आउटर वाला क्या होता है, कौन कौन सा होता है, वो आप लिख दोगे नाम के साथ। अच्छा, इसमें जब आप लिखोगे ना स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर लिख रहे हो, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का डिमांड क्या है स्ट्रक्चर के साथ साथ? कंपोजिशन। कॉम्पोजिशन। तो आपको कितने प्लैनेट का कॉम्पोजिशन याद है, क्या क्या बातें याद है? मरकरी के बारे में आप क्या जानते हो, या फिर जुपिटर के बारे में आप क्या जानते हो? जितनी आपके पास नॉलेज है ना, 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको और भी क्वेश्चन अटेंड करना है। 2-2.5 लाइन में उसका मेन पॉइंट जो कॉम्पोजिशन है, या आपको पता है कि ये रेड प्लैनेट है, इसमें आयरन का ऑक्साइड होता है, वो कॉम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर देता है। सब कुछ तो आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन जो मेन पॉइंट अगर आप लिखोगे तो ऑब्वियसली उससे इंपैक्ट बढ़िया बनता है और आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में, मतलब ये पहला पार्ट मैं बता रहा हूं कि नेचर, मतलब स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन आपको बताना है सोलर सिस्टम का, इंक्लूडिंग सन से शुरू करो, प्लेनेट का बताओ, फिर उसके बाद कुछ एस्ट्रॉइड वगैरह के बारे में भी बता देना है। किस बेल्ट में होता है एस्ट्रॉइड, कहां प्रेजेंट होता है? मंगल और मैं बृहस्पति के आपको बीच में। मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूं, देखो। आप इसको देखो, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? यस सर। ये आपको विजुअल दिख रहा होगा, मतलब आप अपने तरीके से बना सकते हो। ये एस्टेरॉइड का बेल्ट होता है, और ये एक तरीके का डेब्रिस है, कचरा है एक तरीके से, कुछ कुछ पार्ट है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, इसको रिप्रेजेंट करना। और ये देखो यहाँ पे लिखा है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और यहाँ जोबियन प्लैनेट भी लिखा है। पहला ही जो पिक्चर आप डायग्राम बनाते हो ना, उसमें जब आप इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर दोगे ना, तो आधा काम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोबियन प्लैनेट का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आधा काम आपका इसी से हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में कौन कौन सा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है, या फिर जुपिटर,
सैटर्न, ये सब जो है ना जोबियन प्लैनेट में आता है। और जब जोबियन प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में आप लिखो, फीचर लिखना है ना, तो मैं कहूंगा आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए। ये देखो, अगर आपके पास जानकारी है तो ब्रैकेट ये इस तरीके से कर लो। लैंग्वेज लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 30-40 सेकंड, 50 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसी चीज को अगर आप इस पैटर्न में रिप्रेजेंट कर दोगे ना, मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिल गया। अब इसमें कितना याद है आपको, ये आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है, आपने कितना नोट बनाया है, कितना तैयार किया है। देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में लिखा है लोकेशन, उसके अलावा जोबियन प्लैनेट में भी इसका लोकेशन किधर होता है, इसका लोकेशन किधर होता है। साइज की बात करें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होता है रिलेटिवली स्मॉल साइज का होता है, और जोबियन प्लैनेट जो सैटर्न होता है या फिर जुपिटर होता है, ये सब मैसिव होता है, बड़े मास का होता है। सरफेस की बात करें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होता है ना, ये बेसिकली हार्ड होता है, सॉलिड होता है, रॉकी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जोबियन प्लैनेट जो होता है ना, एक्चुअली में सॉलिड वाला नहीं बल्कि गैसेज या लिक्विड सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। डेंसिटी थोड़ा स्पेसिफिक होता है, अगर याद है तो लिख दो, नहीं है तो हाई और लो करके चला सकते हो काम। रोटेशन की बात करें तो ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होता है, जो नजदीक होता है सन के आसपास, वो स्लो रोटेट करता है, और बाकी जोबियन जो है फास्ट रोटेट करता है। सैटेलाइट यानी नेचुरल सैटेलाइट मून्स की बात करें तो आमतौर पर जो इनर प्लैनेट होता है टेरेस्ट्रियल, उसके कम सैटेलाइट्स होते हैं, और जो जोबियन होते हैं उसके तो बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स होते हैं, 270 से भी ज्यादा किसी किसी प्लैनेट के होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा सैटेलाइट नेचुरल किसका होता है, सैटर्न का कितना होता है, बढ़ता ही जा रहा है ना। 245 तक तो लास्ट याद किए थे, फिर भी बंद कर दिए। तो 270 से ज्यादा हो चुका है ना। तो कहने का मतलब आपको उस टाइम में जितना याद है उतनी बातों को लिख देना है। तो आपको जो मैं अभी बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप समझ चुके हैं करना क्या है। यस सर। सुन पा रहे हैं आप लोग, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं। यस सर, नहीं ठीक। सीधी बात है, जैसे ये क्वेश्चन दिखेगा ना, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, साइड में आपको 3 पॉइंट लिख देना है। पहला लिखना है सोलर सिस्टम, इसका क्वेश्चन है, उसमें एरो लगा के, आप वर्ड बता रहा हूं, उसमें एरो लगा के लिख देना है स्ट्रक्चर, इस पे फोकस करना है कि कौन कौन सा प्लैनेट है, कौन कौन सा सैटेलाइट है या क्या कैसे है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कॉम्पोजिशन, सन है तो किस चीज से बना है, इसको मेंशन करना है जितना आपको याद आ रहा है, ठीक है। और जब ये डिस्कशन आप कर लेते हो, फोटो वोटो बना करके आप ये रिप्रेजेंट कर देते हो, उसके बाद आपको एक्चुअली में टेरेस्ट्रियल और जोबियन प्लैनेट का फीचर बता देना है। और फीचर बताने का एक तरीका है कि आप लैंग्वेज में लिखोगे पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में, और दूसरा तरीका है कि एक ही पेज पे आप एक स्लाइड खींच लोगे, इधर लिख दोगे टेरेस्ट्रियल, जैसे डिफरेंशिएट करके लिखते हो, तो इसमें टाइम बचता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, है ना। तो ये काम आप करोगे, मार्क्स इसमें फुल मिलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन में आपका लैंग्वेज दिख गया है कि आपकी लैंग्वेज सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और आप में से काफी लोगों ने अटेम्प्ट किया है। बस जो मुझे मिसिंग दिखा था आपके आंसर में, उसका मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। आगे ध्यान रखिएगा, क्या बताया है मैंने, क्या ध्यान रखना है आपको। अगर संभव हो तो आप डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है, उससे इंपैक्ट बढ़िया बनता है। और अगर मान लो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मान लो उसी में बहुत टाइम लग रहा है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम कलाकारी नहीं करनी है, सांकेतिक रूप से रिप्रेजेंट कर देना है, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि इस कैंडिडेट का सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है, ये सब जानता है। तो इसका मार्क्स हम काटे तो कैसे काटे, तो मैक्सिमम मार्क्स वो देंगे, पूरा तो नहीं देंगे, लेकिन उनके नजर में आपका कैटेगरी डिवाइड हो जाएगा कि ये इस लेवल का कैंडिडेट है ना। तो नंबर 1 एक क्वेश्चन हमने ये देखा, आगे बढ़े। यस सर। अभी हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, और अच्छी बात है, सोलर सिस्टम से ही रिलेटेड है। ये भी आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द वेरियस मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड हाउ डू दीज मूवमेंट अफेक्ट सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है। यहां पे इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। सबसे पहली चीज, अर्थ मूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप साइड में कहीं लिखोगे। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग से पहले आपको की पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या इसमें पूछा जा रहा है, कैसे हमें अप्रोच करना है। पहली चीज, अर्थ के मूवमेंट के कैटेगरी को आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। अर्थ का मूवमेंट जो होता है ना, आमतौर पर आप लोग 2 मूवमेंट पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, 4 पढ़ते हो, दो। कितने पढ़ते हो, 2 ही पढ़ते हो ना।
और जो माइनर मूवमेंट है वो शायद आप नहीं पढ़ते हो, छोड़ देते हो। तो अगर माइनर मूवमेंट आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो प्लस पॉइंट है, नहीं तो दो मूवमेंट तो आप सबको पता ही होता है और वो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक होता है अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेट करना, लट्टू की तरह घूमना, और दूसरा होता है अर्थ का सन के चारों ओर फिक्स ऑर्बिट में मूव करना। एक को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन और दूसरे को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। दूसरे को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन मोशन। हिंदी में एक को कहते हैं घूर्णन गति, लट्टू वाला जो एक्सिस पे अर्थ घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं, और सन के चारों ओर जो ऑर्बिट में मूव करती है पृथ्वी उसको हम परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण मतलब रिवॉल्यूशन। ठीक है, दोनों की स्पीड होती है। स्पीड पता है? ऐसे पूछ रहा हूं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। ये स्पीड की वैल्यू नहीं लिखनी है आपको, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसमें ये पूछा जा रहा है कि टाइप बताओ वेरियस मूवमेंट, तो आप ये दोनों भी बता दोगे तो आपके मार्क्स इसमें तो कम से कम नहीं कटेंगे। और दूसरा, एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि ये जो एक्सिस पे अर्थ का मतलब मूवमेंट है, रोटेशन मूवमेंट, और जो ऑर्बिट में अर्थ पृथ्वी घूम रही है सन के चारों, इन दोनों का इंपैक्ट क्या होता है? और दोनों के इंपैक्ट आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, आपने यूनिवर्स सिस्टम साइंस में भी पढ़ा होगा, साइंस टेक में भी पढ़ा होगा। तो इन दोनों को लिंक करके लिखना है। तो इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है इसको भी समझने में कोई खास दिक्कत नहीं है, बस उसको उसके हिसाब से फ्रेम करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर मैं रोटेशन मोशन की बात करूं, रोटेशन स्पीड कितनी होती है अर्थ की? पता है आप लोगों को? एक्सिस पे लट्टू की तरह घूमती है पृथ्वी, ज्यादा होती है कम होती है? रिवॉल्यूशन से ज्यादा है कम? ये वैल्यू शायद आप याद नहीं करते हो, लेकिन काफी ज्यादा वैल्यू होती है। ये मेरे हिसाब से लगभग 1670 किलोमीटर पर आवर होता है। 1670 किलोमीटर पर आवर, ये अच्छा खासा स्पीड है। ये इस वाले मोशन की मैं बात कर रहा हूं, ये देखो कैसे। और ये वाला जो है ना, ये तो और भी ज्यादा होता है। इसकी जो स्पीड होती है ना, ये इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये सन है, सन के चारों ओर ये घूमना, इसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये दो कॉमन मूवमेंट है अर्थ का। अब जब ये आप बताओगे ना, तो सबसे पहले रोटेशन मोशन को बताने के क्रम में आपको यहां पे भी एक डायग्राम दिखा देना है। कौन सा वाला डायग्राम? एक्सिस और अर्थ, ठीक है ना? और मूवमेंट का डायरेक्शन दिखा देना वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ठीक है, और फिर आपको बताना है कि अर्थ में ये मूवमेंट होता है, अपने एक्सिस पे अर्थ एक्चुअली में रोटेट करते हैं। एक्सिस कोई ऐसी चीज नहीं होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, अच्छा, अर्थ का जो एक्सिस होता है ऐसे एकदम स्ट्रेट होता है या फिर टिल्टेड होता है? टिल्टेड है। टिल्टेड। कुछ डिग्री का डिफरेंस होता है ना, ऐसे ना हो करके थोड़ा सा ऐसे होता है। कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? 23 डिग्री शायद। 23.5 डिग्री। ये चीज आपको लिख देना है, ये फोटो बना देना है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊं? इसमें भी फोटो मतलब कि डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं। ये चीज अगर आप बना दोगे ना तो इम्पैक्ट ठीक जाएगा इसमें। कहां गया ये देखो। सर 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसीलिए सबको थोड़ा एक्सक्लूड करना पड़ गया है। नहीं तो 16 कम लग रहा है क्या आपको? मैं तो बहुत कहता हूँ 16 मार्क्स को, कि आपके जो मेरिट लिस्ट आते हैं ना, उस मेरिट लिस्ट में कितने का फर्क होता है पता है ना? 1 नंबर 3-3 4-4 नंबर की वजह से, 3-3 4-4 नंबर की वजह से कोई लिस्ट में आ जाता है अंदर, कोई बाहर हो जाता है। तो 16 मार्क्स मतलब ठीक है, वो टाइम मैनेज आपको करना होता है। बट मैं कहता हूं कि इसको बनाने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, टेस्ट वेस्ट इसीलिए तो आप दे रहे हो ना, और मैंने देखा है कॉपी, उस हिसाब से मुझे जो लगा कि फीडबैक आपको देना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज कुछ कुछ मैंने देखा ना, बड़ा बहुत अच्छा लैंग्वेज आप लोगों ने लिखा है ना? लेकिन मुझे एक चीज की कमी लगी, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आप ऐसे दिखा दोगे, लेकिन उसके बाद जब ये दिखाओगे ना, तो अब आ जाते हैं इस इम्पैक्ट की तरफ। ठीक है, जैसे दिन और रात क्यों होता है, ये आपने पढ़ा होगा। रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो 3 रात या फिर रोटेशन। रोटेशन। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फोटो दिखा देना है
कि अर्थ की अपनी एक स्पिन होती है, इस तरीके से अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, और उसी पैटर्न में जो अर्थ का हिस्सा सन के सामने आता है ना, ये देख रहे हो, वहां पे दिन होता है, और अपोजिट वाले हिस्सा जो शैडो में चला जाता है वो रात होता है। अगर ये चीज आप फोटो से दिखा दोगे ना, तो मुझे लगता है लैंग्वेज से ज्यादा ये काम करेगा। लैंग्वेज थोड़ा हल्का भी होगा ना, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसी तरीके से जब आप रिवॉल्यूशन की बात करते हो, तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, रिवॉल्यूशन कितना टाइम लगता है? रोटेशन में तो 24 घंटे का टाइम लगता है अपने एक्सिस पे अर्थ को रोटेट करने में, है ना। लेकिन रिवॉल्यूशन में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कितना लगता है? ऑल दो स्पीड ज्यादा है, लेकिन फिर भी ऑर्बिट बहुत बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से 365 दिन का टाइम लगता है, लगभग लगभग मैं बोल रहा हूं। तो ये टर्म आप मेंशन कर देते हो, और उसी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे ये सीजन क्रिएट करता है। अब जैसे सीजन क्रिएट करते हो, तो ये वाला आप फोटो देखो, क्या आप लोगों ने ये वाला या इस तरीके का किसी पैटर्न को रिपीट करना, तो सिंपल फोटो बनाओ या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, लेकिन फोटो बनाओ, डायग्राम बनाओ, इस तरीके का अप्रोच लिया है? मैंने आप में से क्वेश्चन में शायद किसी का देखा या नहीं देखा, मुझे यस अभी सर, ठीक से याद बनाए नहीं आ रहा है। और अगर बनाया है तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, नहीं बनाया है तो लैंग्वेज आपके अच्छे है, पकड़ आपकी अच्छी है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। बट इसको एक्सप्लेन करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ना केवल आप स्पीड मोशन को बताओ, रिवॉल्यूशन मोशन या रोटेशन मोशन, बल्कि आप बताओ कि इससे दिन रात कैसे होते हैं, सीजन कैसे चेंज होता है। और वो सीजन चेंज करने का एक पैटर्न, जो आपने 23 डिग्री का टिल्टेड मूवमेंट देखा ना, कि अर्थ का जो एक्सिस होता है वो ऐसे सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो उस टिल्टेड मूवमेंट की वजह से कुछ हिस्सा सीधे रोशनी प्राप्त करता है सन से, डायरेक्ट प्राप्त करता है, वहां पे प्रॉपर गर्मी होती है। और जो हिस्सा नदर्न हेमिस्फीयर है, मान लीजिए सदर्न वाला जो हिस्सा है, वो उस तरीके से उतनी अमाउंट में रोशनी प्राप्त नहीं करता, तो वहां ठंडा होता है ना। 6 महीने के बाद ये चक्र उलट जाता है। तो ये सब आप एक्सप्लेन करके मेंशन कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन का डिमांड कुछ नहीं है, बस एक्सप्लेन कर देना है रोटेशन स्पीड को, रिवॉल्यूशन स्पीड को, और रोटेशन स्पीड का लिंक स्टैब्लिश कर देना है डे नाइट से, और रिवॉल्यूशन स्पीड का वो कर देना है, स्टैब्लिश कर देना है किससे? उसके साथ, मतलब जो सीजन चेंज होता है, गर्मी सर्दी विंटर, इस तरीके का जो सीजन होता है। और है क्या इस क्वेश्चन में कुछ डिमांड? हाउ डू दीज मूवमेंट्स अफेक्ट सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे नाइट? नहीं, और डिमांड नहीं है। तो होपफुली आप लोगों ने लिखा भी है, ठीक ठाक लिखा है। इसमें 23 डिग्री वाला पॉइंट जरूर इंक्लूड करना है। अच्छा, वो जो मैंने आपको बोला था ना कि माइनर मूवमेंट होता है, माइनर मूवमेंट आपके उसमें अगर आपको लिखना है तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए। माइनर मूवमेंट से ना डे नाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीजन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनर मूवमेंट जो होता है ना, जैसे एक प्रिसीशन होता है और दूसरा न्यूट्रिशन होता है, ये हायर स्टडी में लोग पढ़ते हैं, स्कूल वगैरह में बताया भी नहीं जाता है। तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको आता है माइनर मूवमेंट के बारे में, वो ये जरूर लिख देगा कि प्रिसीशन या न्यूट्रिशन जैसे माइनर मूवमेंट जो होता है ना, हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, ये कोई ऐसे पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है जो डे नाइट को इफेक्ट करता है या फिर सीजन को इफेक्ट करता है। लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेटिक पैटर्न होता है ना, उसके ऊपर इंपैक्ट इसमें हो सकता है। हालांकि वो क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं है। तो जब डिमांड नहीं है क्वेश्चन का कि आप डे नाइट इससे इफेक्ट नहीं होता है या फिर सीजन इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि लॉन्ग वेदर जो होता है ना, 25 साल 30 साल का जो एवरेज क्लाइमेट जिसको हम लोग कहते हैं, वो इफेक्टेड होता है, तो वो चीज हमें मेंशन नहीं करनी है ना। तो ये चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूनिवर्स चैप्टर से है ना। ये सोलर सिस्टम चैप्टर अलग से भी आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन आप साइंस में भी पढ़ते हो, ये क्वेश्चन आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हो ना, तो उसमें भी आप पढ़ते हो। ऑल्दो दोनों का अप्रोच थोड़ा अलग अलग होता है ना। अब मैं जो तीसरा क्वेश्चन देख पा रहा हूं, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। तीसरा क्वेश्चन बायो का है, और तीसरे क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ द सेल साइकिल एंड डिस्कस इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में खास करके उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है।
नहीं होती है दिक्कत तो मैं गलत अगर होऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्यों दिक्कत होगी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है कभी कभी। क्योंकि सेल डिवीजन वाला जो टॉपिक होता है ना, इसमें बहुत लोग ना सेल डिवीजन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं लेकिन सेल साइकिल छोड़ देते हैं। और दिक्कत यह है कि क्वेश्चन में सेल साइकिल पूछ रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि सेल डिवीजन या सेल साइकिल का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन करना है फेजेस ऑफ सेल साइकिल और इस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, दो पार्ट है इस क्वेश्चन में भी। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत जेनरिक टर्म है। मतलब ये, पहली बात तो आपको जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको सबसे पहले ना बताना होगा कि सेल डिवीजन क्या होता है और क्यों होता है, शॉर्ट लैंग्वेज में। सेल डिवीजन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका विभाजन, और कोशिका का मतलब होता है सेल, ये तो आप जानते ही हैं। बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है या फिर जीवों का निर्माण होता है। ये डेफिनेशन नहीं लिखना है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, है ना। क्या लिखना है उसकी तरफ आ रहा हूं मैं। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप और ऑर्गेनिजम्स आर ओरिजिनेटेड। ये सबसे सिंपल चीज है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि सेल डिवीजन का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये चीज आप जानते हैं तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब यही है। हम जब इस दुनिया में आते हैं ना, तो सबसे पहले मां के गर्भ में हम एक सिंगल सेल के रूप में आते हैं। हमारी लाइफ की शुरुआत वहीं से होती है। उस सेल को क्या कहते हैं, उस सेल को कहते हैं जाइगोट। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा जाइगोट, हिंदी में उसको युग्मनक कहा जाता है। और जाइगोट एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है, स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से बना है। अब सेल की यही खासियत होती है कि जब एक सेल इस दुनिया में आता है ना, तो वो डिवाइड होता है अपने जैसे और भी सेल्स बनाते, ताकि लाइफ की कंटिन्यूटी आगे बढ़े। 1 से 2 सेल्स बनेंगे, 2 से 4 सेल्स बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा सेल डिवीजन कंट्रोल्ड वे में। और जब ये सेल डिवीजन चलेगा तभी तो ग्रोथ या डेवलपमेंट या मेंटेनेंस की प्रक्रिया होगी। सोचो, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, तो हम इस दुनिया में एक सेल के रूप में आए, 1 से 2 सेल वाला प्राणी बन ही नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्राणी नहीं बनेंगे। तो जाहिर सी बात है, वो एक सेल आया है लेकिन सीधे वो डिवाइड होगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, और ये चलता रहेगा डिवीजन। इवन हमारे बॉडी में अभी भी डिवीजन चल रहा है, सेल डिवीजन। जब हम छींकते हैं ना, छींकते हैं या फिर खांसते हैं जोर से, आपको पता है हमारे बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? लगभग पता तो किसी को नहीं है, अंदाजा लगा सकते हैं साइंटिस्ट के हिसाब से। हमारे बॉडी में कितने सेल्स होते हैं मैच्योर अवस्था में, जब हम परिपक्व होते हैं तो? लगभग 5,000 अरब। 5,000 अरब। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है ना, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ ये कितना बड़ा नंबर है। क्योंकि ये संख्या अगर मैथमेटिकली देखे ना, तो अनुमान है 10 टू द पावर 14 सेल्स। आपने अरब बोला है, अब मैं इसको थोड़ा सुधारता हूं। 1,000 खरब होता है। अब अरब के बाद खरब, इतना कैलकुलेशन हम करते भी नहीं है ना। 1,000 खरब सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये 10 टू द पावर 14 सेल्स होते हैं। और ये अंदाजा है, क्योंकि जब आप एक बार छींकते हो ना, खांसते हो ना, तो हमारे आपके बॉडी में छींकने से 2.5 लाख सेल्स, 3 लाख सेल्स अभी मर जाएंगे। आपको मार के दिखाऊं मैं? ये देखो, ये है ना, यहाँ पे ऐसे किया ना, 3 लाख सेल्स मर गए होंगे, मार दिया मैंने, और फिर मारूंगा 3 लाख चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मर गया, चोट लगती है तो होता रहता है, बन जाएंगे। कल करके कोई मुझे ये कह देना कि नया रिसर्च ये हुआ है कि अगर आप सेल को बिना मतलब मारोगे डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, तो नया सेल नहीं मरेगा, बुरा मान जाएगा सेल, तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना बंद कर दूंगा। मतलब ये मजाक कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है। तो अब किसी को बीमारी होती है, कोई तकलीफ में आता है, किसी को चोट लगती है, इंजरी लगती है, तो सेल्स तो मरेंगे बॉडी में, लेकिन एक शब्द आता है रिकवरी, फिर हम ठीक भी तो होते हैं। तो रिकवरी कैसे होता है? बहुत सारे उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है, लेकिन रिकवरी में जो डैमेज सेल होते हैं, जो मर गए सेल होते हैं, उसकी भरपाई होती है। पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं, जैसे कुछ लाख सेल्स मर गए, फिर बनेंगे, बनने से और बनेंगे।
और ये कंट्रोल्ड वे में चलेगा। तो ये सेल डिवीजन है। अब ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की तरफ ले जा रहा है। इस सेल डिवीजन की वजह से छोटे से बड़े होते हम, ग्रोथ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, मेंटेनेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, बीमार पड़ते हैं, चोट लगती है, टूट फूट होता है, तो मेंटेनेंस की प्रक्रिया सेल डिवीजन से आगे बढ़ती है। तो एक हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया मेंटेनेंस, तीसरा हो गया रीजनरेशन। कुछ ऐसे हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं जो काफी ज्यादा रीजनरेटिव होते हैं, कुछ कम रीजनरेटिव होते हैं। कुछ बीमारी हो जाए, जैसे लीवर के बारे में कहा जाता है कि हाईली रीजनरेटिव सेल होता है लीवर का सेल। अगर लीवर का सेल मर जाए ना, बॉडी में खत्म हो जाए, तो वो अपने आप बहुत तेजी से रीजनरेट कर लेते हैं। इसलिए हम लीवर को सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लोगों की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। डॉक्टर मना करते हैं अल्कोहल मत पियो, लीवर खराब होगा, फिर भी पीता है लोग, क्योंकि लीवर अपने आप को रीजनरेट करता है। बट एक समय के बाद ऐसा होता है कि लीवर रीजनरेट करना जब बंद कर देना, तो कोई उपाय नहीं बचता है, इंसान को लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। सो रीजनरेशन बिना सेल डिवीजन के हो नहीं सकता है। नया सेल कैसे आएगा, डिवाइड से ही, पुराने सेल से ही टूटने से आएगा। तो 3 पॉइंट तो अभी मैंने बता दिया बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। और ये कोई जनरल टर्म है, कोई टेक्निकल टर्म है भी नहीं। अभी आएंगे टेक्निकल टर्म पे, सेल साइकिल पे आएंगे। लेकिन जब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि मार्क्स उतने ही मिलेंगे आपको, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में आप बताओगे कि सेल साइकिल की वजह से या सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होता है। इसको आपको जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो। मेंटेनेंस होता है, रीजनरेशन रिकवरी होती है, और इवन रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन, नए लाइफ की उत्पत्ति में भी सेल डिवीजन का रोल होता है। अभी बताया ना कि स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, उसमें भी सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। तो ये सब क्या बताता है, ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को बताता है। कंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन अगर होता है तो सब ठीक है, अगर ये अनकंट्रोल हो जाए तो भयंकर बीमारी होती है। कहते हैं ना, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल लीड्स टू अ पर्टिकुलर डेंजरस डिजीज कॉल्ड कैंसर। बिना मतलब, जितना नहीं बनना चाहिए उससे ज्यादा बन रहा है, तो वो कैंसर जैसी स्थिति है ना। तो ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है सेल डिवीजन का। अच्छा, सेल डिवीजन में सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल का मतलब जैसे एक सेल है और एक से दो सेल्स बन गए, उसको टूटने में लगा 40 मिनट का समय, 50 मिनट का समय। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है एक सेल डिवीजन के दौरान, जिसकी वजह से एक सेल टूट करके दो नए सेल्स में कन्वर्ट हुआ है। तो इन घटनाओं के सीरीज को, इवेंट ऑफ सीरीज को सेल साइकिल कहा जाता है। यानी सेल साइकिल वो चीज है जिसकी वजह से सेल डिवाइड होता है, और सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, रीजनरेशन और कंट्रोल वगैरह की प्रक्रिया बायोलॉजिकली आगे बढ़ती है बॉडी में। तो ये सब आप लिंक कर सकते हो। तो जब आप सेल साइकिल लिखोगे तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मत लिखना, यहां पे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अलग हेडिंग में नीचे लिख देना, सेल साइकिल को लिख करके। लेकिन सेल साइकिल में कैसे आप लिखते हो, कैसे आपने पढ़ा होगा ना सेल साइकिल, क्योंकि एक्सप्लेन तो करना ही है क्वेश्चन के हिसाब से सेल साइकिल। तो हाँ एक सर, जो पढ़े सेल थे। डिवाइड, सेल जब डिवाइड होते हैं, जैसे मान लो एक सेल को डिवाइड होने में 1 घंटे का समय लग रहा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। 2 घंटे भी लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा सेल है। तो अगर मैं 1 घंटे तक एक सेल को देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं डिवाइड होने के प्रोसेस को, तो बेसिकली वो सिस्टम सेल साइकिल में आता है, और वो 2 तरीके से आगे बढ़ता है। इन जनरल मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा जनरल वे में बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें, क्योंकि आप जा ही नहीं पाओगे, फिर बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो आपके आंसर में भी मैंने देखा था, बहुत सारे लोगों ने सही सही लिखा था कि एक सेल साइकिल का फेज होता है इंटरफेज, और दूसरा क्या होता है, बोलो। माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, मतलब इंटरफेज और समसूत्री फेज, ठीक है, माइटोटिक फेज होता है। इंटरफेज के बारे में आपको पता है ये चीज, इसलिए ये 2-3 लाइन में लिख लेना है कि ये एक तरीके का प्रेपरेटरी फेज होता है। जैसे कोई चीज घटना होती है ना, तो उस घटना से पहले तैयारी होनी होती है। आपको बिल्डिंग तोड़ना है ना, तो बिल्डिंग तोड़ने से पहले मशीन आएगा, मजदूर आएगा, एक पूरा रेकी की जाएगी, वो सारा कुछ प्रेपरेटरी स्टेज का होता है, और सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। देखा जाए ना, अगर एक बिल्डिंग को ही मान लो आपको तोड़ना है ना, तो सबसे ज्यादा इसी में टाइम लगेगा, प्लानिंग में, रेकी में, इनपुट डालने में। उसके बाद जब ये हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद तोड़ने में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअली में सेल डिवीजन में जो इंटरफेज होता है वो
तैयारी का चरण होता है, और एम फेज होता है वो एक्चुअल डिवीजन का चरण होता है। और एक सेल को डिवाइड होने में जितना टाइम लगता है ना, उसमें से 90 to 95% टाइम जो है ना इंटरफेज ही ले लेता है। एम फेज में तो 5% टाइम लगता है बस। 1 घंटे में अगर डिवाइड होगा तो उसमें से 5% समझ लो समय, या 10% समय एम फेज में लगेगा। अब जब आप इंटरफेज लिखते हो ना, तो ये पॉइंट जनरल है, कोई भी लिख सकता है, ये तैयारी का चरण है। इसका पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या होता है, आपने शायद स्कूल में पढ़ा होगा, अपने क्लास में भी पढ़ा होगा कि इसमें G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। G1 फेज में इनिशियल ग्रोथ होता है, सेल्फ मतलब तैयारी कर रहा है तो एक तरीके से पूरी तरीके से मैच्योर होता है। एस फेज में जो डीएनए होता है, जेनेटिकल कंटेंट न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो ये सब पूरा चीज अभी मैं डायरेक्ट नहीं समझा सकता, लेकिन मुझे मैं जो ये पॉइंट बोल रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है ना। तो जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से आपको चीजों को बता दे रहा हूं, और पॉइंट बता रहा हूं कि लिखना कैसे आपको। तो आप इंटरफेज और एम फेज को लिख रहे हो। इंटरफेज में ये बात जरूर लिख देना है कि ये तैयारी का चरण होता है, प्रेपरेटरी फेज होता है, और 90 से 95% टाइम इसी में जाता है। इसके 3 सब स्टेज होते हैं मेनली, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। G1, S और G2 ये तैयारी का स्टेज होता है। उसके बाद एक्चुअल में होता है एम फेज, जो डिवीजन का फेज होता है। अच्छा, डिवीजन के फेज में उसके भी सब पार्ट होते हैं, जो शायद आप लोगों को पता होगा। एम फेज में क्या सब पार्ट होते हैं, ऐसे करके पी मैट करके याद करते हो ना आप लोग। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज। ये जो चारों है ना, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या, उसका पूरा एक डायग्राम भी आपने बनाया होगा कि कैसे वो डिवाइड होता है। ये चारों के चारों जो फेज है ना एम फेज का, ये न्यूक्लियस के डिवीजन से जुड़ा हुआ है। सेल में सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, केंद्रक, उसके डिवीजन से जुड़ा हुआ है। इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। जब ये हो जाता है ना, मतलब एम फेज में ये मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सब हो जाता है ना, तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। मतलब डिवाइड हो करके अब तैयार है कि वो 1 से 2 बनेगा। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, जैसे ये सेल है ना, ये ऐसे इस तरीके से तैयार हो गया। अब ये साइटोकाइनेसिस से फिर ये 2 सेल ऐसे बन जाता है। ठीक है? तो ये जब आप लिखोगे ना, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना है आपको, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आपके पास अगर कॉपी में डायग्राम बना हुआ है आपके नोट में, तो अपने डायग्राम यूज करें। और डायग्राम अगर आप यूज करेंगे तो बहुत संभव है कि दूसरे से आपको ज्यादा सीरियसली दूसरे से लिया जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, इंटरफेस G1, S, G2, एंड फिर उसके बाद एम फेज है, माइटोसिस जिसको हम कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, ये चीज है। अब जब आप इंटरफेज वगैरह रिप्रेजेंट करोगे, मतलब प्रोफेज खास करके रिप्रेजेंट करोगे ना, तो क्या होता है उसको डायग्रामेटिक वे में, जैसे न्यूक्लियर फाइबर डिसअपियर होता है, स्पिंडल फाइबर बनता है, ये तो पूरा पढ़ने की चीज है, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। ये चीज अगर आप दिखा दोगे ना शॉर्ट में ही, तो इससे आपका इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर होगा। और ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि टेलो फेज तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रॉपर देख लो आप, 2 सेल नहीं बने। ये देख रहे हो आप, ये 2 सेल नहीं बने हैं, जुड़ा हुआ है। तो जब ये हो जाएगा ना, उसके बाद यहां से ये टूटता है और फिर 1 से 2 सेल्स बन जाएंगे। तो यहां तक अगर आपने इसको लिख दिया या फिर इस रूप में भी आपने दिखा दिया ना, ये सब एक ही चीज है, तो इससे ना इम्पैक्ट बढ़िया बनेगा और आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे दूसरे की तुलना में। लैंग्वेज से ज्यादा इसका इंपॉर्ट, खास बायोलॉजी में तो खास करके आपको पता ही है कि डायग्राम को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। कई बार डायग्राम आपको बचाता भी है। लैंग्वेज नहीं आ रहा है, डायग्राम लिख के टाइम नहीं है, मान लो डायग्राम लिख करके कुछ कुछ पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया ना, यूपीएससी तक में इससे मार्क्स आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना। तो वो चीज आप, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ध्यान रखना, आप लोग समझदार हो। मैं डायग्राम डायग्राम बार बार बोल रहा हूं, बस आपको सपोर्ट करने के लिए। डायग्राम के चक्कर में टाइम खराब मत कर लेना, समझ रहे हो ना। कि डायग्राम बोला है, डायग्राम, एक ही डायग्राम पे बहुत टाइम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि आपने बहुत एकदम कलाकारी की है या जनरल चीजों को दिखाया है। आपने दिखा दिया, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कलाकारी बाद में करेंगे, है ना। तो वो उसमें टाइम ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ये मैं आपको कह रहा हूं। सो होपफुली आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है,
इंटरफेस एम फेज दोनों को बताना है। इंटरफेस के सब फेज जो होते हैं ना, G1 फेज, S फेज या G2 फेज जो आपने पढ़ा है, उसको एक एक दो दो लाइन में लिख लेना है। ये तैयारी का चरण होता है। एम फेज में एक होता है न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन में वो 4 स्टेप जो था वो आपको लिख देना है। और साइटोप्लाज्म डिवीजन साइटोकाइनेसिस होता है। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक ही काम बचा है, एक सेल का टूट जाना। इतनी चीजों को आप डायग्राम के साथ लिख दोगे तो पहला पोर्शन कवर हो गया। दूसरा पोर्शन क्या था? यही है सेल साइकिल। ये जो इंटरफेज है, एम फेज है, या फिर जो आप G1 S1, ये G1 या S या G2 फेज बोल रहे हो ना, ये सब सेल साइकिल ही है, इवेंट ऑफ सीरीज। पहले ये होता है फिर ये होता है। जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, उसके बाद आपको हेडिंग चेंज करके इसी क्वेश्चन में लिख देना है देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि सेल डिवीजन को गाइड करता है सेल साइकिल। और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में 4-5 पॉइंट तो आपको आ ही गया है। क्या लिखना है अब? उसको अपने लैंग्वेज में आप लिख लो कि ये सेल साइकिल ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, रीजनरेशन से, मेंटेनेंस से, कंट्रोल पैटर्न से, इन सबसे रिलेटेड है। ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ना। तो इस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आपको इस तरीके से इसको कैरी करना है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बॉडी हो गया। कंक्लूजन में लास्ट में यही लिख देना है कि सेल साइकिल क्या होता है और ये कैसे ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। अगला क्वेश्चन बहुत भयंकर टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। बड़ा सा लैंग्वेज दिख रहा है और मार्क्स भी ज्यादा दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, ये झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर्स, चौथा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आपके पास है ना क्वेश्चन? डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो सॉइल फर्टिलिटी इन झारखंड। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में कंक्लूजन दे दिया है कि झारखंड की जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो कंपैरेटिवली कम है। अब आप इसके पक्ष में विपक्ष में तर्क मत देना, है कि नहीं है इसमें मत जाना। आप भी मान लो कम, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये है। तो आपको उन कारणों की तरफ इस क्वेश्चन का पहला पार्ट ले जाना है जहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ठीक है, लो सॉइल फर्टिलिटी है, क्यों है भाई, इसका रीजन क्या है, ये आपको बताना है। इसके 4-5 पॉइंट आप याद रख लोगे, आपने याद रखा भी होगा, लिखा भी है आपने, है ना। तो एक मतलब क्वेश्चन को मैं अभी बाइफरकेट कर रहा हूं। पहला डिस्कशन जो मुझे समझ में आ रहा है वो फैक्टर लिखना है, वो थोड़ा सा 2-3 लाइन में हर फैक्टर को एक्सप्लेन कर देना है आपको, क्योंकि डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि ये एक तरीके से बीमारी है। क्वेश्चन में कह दिया कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण है, आपने वो कारण लिख दिया। अब एक तरीके से इसी क्वेश्चन में उस कारण का उपाय भी आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन स्पेशल रेफरेंस में, जनरल उपाय नहीं। पूछा क्या जा रहा है, इस सजेस्ट, दूसरा पार्ट इसका क्या है, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ विथ स्पेशल रेफरेंस टू द यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड मेन्योर, जो ऑर्गेनिक मेन्योर होता है ना। मतलब आपको लो सॉइल फर्टिलिटी का आइडिया है, किन किन कारणों से है ये, वो आपने पहले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका उपाय जो पूछ रहे हैं ना, तो आपको जेनेरिक उपाय नहीं बताना है, क्योंकि इसमें फिर टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा तो फिर उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको वर्मी कंपोस्टिंग और फार्म यार्ड मेन्योर के रेफरेंस में ये बताना है कि ऐसा करने से कैसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे मिट्टी की बढ़ेगी, मिट्टी में कैसे, मतलब उसका जो बायोलॉजिकल रेफरेंस है वो चेंज होगा, मिट्टी की जो कैपेसिटी है, यील्डिंग कैपेसिटी, वो कैसे इंक्रीज होगा। तो इसमें जो ये वर्मी कंपोस्ट है ना, ये तो आप जानते होंगे वर्मी कंपोस्ट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा रेफरेंस में लिखना होगा। और फार्म यार्ड वाला जो है, मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि ये नेचुरल खाद है, ये दोनों के दोनों। ठीक है ना। वर्मी कंपोस्टिंग में एक्चुअली में माइक्रोब्स के जरिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को
सिंपल फॉर्मेट में तोड़ा जाता है ना। जैसे आपके पास फल के छिलके हैं, घास पत्ते हैं, ये सब क्या ऑर्गेनिक कंटेंट है, नेचुरल चीज है। इसको आप डालते हो एक जगह पे और फिर उस हिसाब से एक माइक्रोब को यूज करके आप कुछ टाइम तक के लिए उसे छोड़ देते हो। धीरे धीरे वो जो मतलब पेड़ पौधे की पत्तियां है या फिर वैसे छिलके विलके जो भी जितनी भी चीज है वो डिकम्पोज होता है और वो मिट्टी के अंदर जा करके मिट्टी के प्रोफाइल को चेंज करता है। तो जब मिट्टी का प्रोफाइल चेंज होगा, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब, उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा और उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये तो ऑब्वियसली एक तरीके से इलाज ही है ना। तो आप इस डायरेक्शन में इस आंसर को ले जाएंगे। उसमें फार्म यार्ड की बात करें तो वो भी एक नेचुरल व्यवस्था ही है। वर्मी कंपोस्टिंग एक टेक्निक है और फार्म यार्ड में भी एक नेचुरल, जैसे गांव में आपने देखा होगा ना कि हमारे पास जो गोबर वगैरह होते हैं ना, वो उठा के हम खेत में डाल देते हैं, वो भी खाद की तरह काम करता है। तो वर्मी कंपोस्ट नहीं होकर के वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, बट ये थोड़ा जनरल हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर के मिट्टी की सेहत को लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि पहले तो फैक्टर क्या है। फैक्टर देखो, एक चीज है जिस चीज का आप उपाय नहीं कर सकते वो नहीं बताना है आपको। जैसे झारखंड के स्ट्रक्चर को आप फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, तो आपको पता है कि झारखंड को अच्छी खासी मात्रा में बारिश प्राप्त होती है, रेन ठीक ठाक मिलता है झारखंड को। ईस्टर्न साइड में आता है, मानसून रेन ठीक ठाक होता है। कभी कभी कहते हैं मानसूनी रेन अगर ठीक ठाक मिले तो मिट्टी में एक उपजाऊपना आता है, ये बात सही है। लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश के कारण ना सॉइल इरोजन होता है। तो कभी कभी वो ज्यादा सैलिनेशन बारिश, भी। हाँ, तो वो ज्यादा बारिश जो है ना वो मिट्टी को नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करता है। एक चीज इसमें, एक और चीज आपको फैक्टर में बताना है। नेचुरल जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना झारखंड का, ज्यादातर इलाका झारखंड ना प्लेटू से बना हुआ है, छोटा नागपुर प्लेटू। और वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, है ना। तो वो नेचुरली ऐसी है कि उसकी फर्टिलिटी आप एलुवियल सॉइल से कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक ज्योग्राफिकल रीजन हो गया, दूसरा रेन हो गया, क्लाइमेटिक रीजन हो गया, तीसरा ये कि झारखंड के बहुत सारे इलाके में ना खेती जैसी जमीन ना होकर के माइनिंग के लिए वो जमीन उपयुक्त है। माइनिंग तो झारखंड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और माइनिंग के चक्कर में ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे टर्म्स पहले सरकार के एजेंडे में नहीं था। उनको था कि जितना ज्यादा रिसोर्स मिल सकता है ले लो, पहाड़ तोड़ दो, नदियों को इधर उधर छिन्न भिन्न कर दो। उन सबसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। मुझे लगता है ये सारा डायमेंशन आपको पता है। तो ये सारे डायमेंशन फैक्टर में लिखोगे, लेकिन जब आप उपाय की तरफ जाओगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको वर्मी कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर वगैरह डाल करके नॉर्मली किसान जो मिट्टी की सेहत को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, उसकी तरफ आपको आंसर को ले जाना है। ठीक है, क्योंकि ये उपाय का जिक्र तो करना है कि वर्मी कंपोस्ट ये कर सकता है, फार्म यार्ड मैन्योर जो है ये कर सकता है, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह है। उसके बाद अगला पार्ट इसमें, चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो अगला पार्ट इसमें जो है ना, ये भी लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ वर्मी कंपोस्टिंग एंड फार्म यार्ड मैन्योर contribute to the improvement of soil structure and fertility in झारखंड रेड एंड लेटेराइट सॉइल। झारखंड में जो लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी होती है ना, उसके रेफरेंस की तरफ भी आंसर को ले जाना है। एक तो जनरल है कि किसी भी मिट्टी में अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग करते हो ना या फार्म यार्ड मैन्योर करते हो ना, तो वो एक तरीके से मिट्टी के नेचुरल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का बहुत आइडियल तरीका होता है, क्योंकि इसमें केमिकल यूज नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजर और मैन्योर में यही फर्क होता है। फर्टिलाइजर केमिकल होता है, फैक्ट्री में बनता है एनपीके, और मैन्योर जो होता है ना ऑर्गेनिक होता है। वर्मी कंपोस्टिंग उसी का एक एग्जांपल है, फार्म यार्ड मैन्योर गोबर वगैरह उसी का एग्जांपल है ना। तो उससे ना मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है मिट्टी की। अब इसके साथ साथ लेटेराइट और रेड सॉइल में ये तकनीक और कैसे कारगर हो सकता है, इसको कोरिलेट करके कुछ पॉइंट इनपुट के तौर पर लिख देना है। अगर इन पॉइंट तक आपने अपने डिस्कशन को समेट लिया, तो आपके जो भी टाइम अलॉट है इस क्वेश्चन में, जो भी आपने सोचा है कि इसमें मुझे इतना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, आ जाएगा। और ध्यान रखना, आप लोगों का तरीका क्या है, क्वेश्चन जब आप लिखते हो ना, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जब आप आंसर लिखते हो ना,
तो कई बार आप डिक्टेशन टाइप का नहीं होता है, मतलब पैराग्राफ राइटिंग, आप उस पैटर्न को यूज करते हो, पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ। अगर पॉसिबल हो तो पैराग्राफ छोटा रख करके पॉइंट के साथ आंसर लिखना। और अगर टाइम हो, क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट की ये बात होती है, तो जो भी कोई पॉइंट लिखो ना, उसको इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट आपको लगता है ना, तो उसको अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन आप में से कुछ लोगों का था, कुछ लोगों का नहीं देखा है मैंने आपके आंसर में। तो जैसे वर्मी कंपोस्टिंग ही लिख रहे हो, तो वर्मी कंपोस्टिंग को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। या फिर मान लो आप और कोई फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर लिख रहे हो, तो उसको अंडरलाइन कर देना। कहीं भी अगर आप बीच में भी लिख रहे हो ना, अंडरलाइन करने से ना, जो एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना, उसकी नजर पहले उस पर जाती है, तो वो कई बार ना पूरा आंसर नहीं भी पढ़ते और वो उसको समझ में आ जाता है कि रेफरेंस, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन से ही उनके दिमाग में आपके लिए एक धारणा बन जाती है। तो उस हिसाब से आपको ये काम करना है, और साइकोलॉजी का ही तो खेल है ना इसमें, है ना। तो अगर आपने शुरू के 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा ना, तो अनावश्यक रूप से जो एग्जामिनर है ना, वो आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाद में कुछ भी लिख के आ जाओ। कोशिश हमारे हाथ में जितना है उतना तो हम कर ही सकते हैं ना, तो वो चीज आपको कैरी करनी है, अंडरलाइन करके पॉइंट वाइज चीजों को लिखना है। और जो क्वेश्चन का डिमांड है, तीसरा वाला पोर्शन में खास करके रेड और लेटेराइट सॉइल में ये कैसे सॉइल टेक्सचर को इंप्रूव करता है, वर्मी कंपोस्टिंग और फार्म यार्ड, उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें थोड़ा कम टाइम देना तीसरे वाले पोर्शन में, पहले और दूसरे वाले में थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से। क्योंकि तीसरे वाले पॉइंट का बहुत सारा इनपुट पहले और दूसरे पॉइंट में आपने डाल दिया है, ठीक है। सो दिस इज द केस। अब हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 5। देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है क्वेश्चन? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, पहले तो जैव विविधता की परिभाषा बताइए। मतलब बताना नहीं, लिखना है आपको, है ना। आपने एग्जाम में लिखा होगा, टेस्ट में। तो डिफाइन कर रहा है तो मतलब 3-4 लाइन में डेफिनेशन लिख देना है आपको, 5 लाइन में, जितना आपके पास कंटेंट है ठीक से, कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। और इसके साथ साथ इसमें दूसरा पॉइंट ये है, पैराग्राफ यहां पे चेंज करके लिखना है आगे, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड ह्यूमन सर्वाइवल। दूसरा पॉइंट ये है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। 3 पार्ट है। तो पहले तो बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा आप सिंपल तरीके से लिखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। या अगर अर्थ की बात करें तो संपूर्ण अर्थ को एक एरिया मान सकते हैं, है ना। इसमें वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, जेनेटिकल वेरिएशंस या फिर ऑर्गेनिज्म वेरिएशंस होते हैं। स्पीसीज के बीच में अंतर होता है, जैसे प्लांट हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों में भी कई सारे वेरिएशंस होते हैं, इसके कैटेगरी होते हैं। एनिमल्स में कई सारे कैटेगरी होते हैं, उसके वेरिएशंस होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, और ये सब मिलकर के इकोसिस्टम को बनाता है। ऑल्दो इकोसिस्टम का जो बायोटिक पार्ट होता है ना, उसमें यही सब पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। और कहते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है, वो जो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है ना, उसकी स्टेबिलिटी में ये डाइवर्सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, विविधता बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको पता है ना, एनर्जी साइकिल से लेकर के फूड वेब तक और फूड साइकिल तक, ये सब इससे रिलेटेड है। क्योंकि अगर वेरिएशन खत्म हो जाएगा, एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म बचेंगे सपोज, या कुछ तरीके के सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म बचेंगे, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, संतुलन बिगड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हम भी तो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा ही है ना, है ना। अगर पृथ्वी से इंसान ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? पृथ्वी के लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा होगा?
इंसान थोड़े हम लोग पृथ्वी को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना अभी, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अगर इंसान पृथ्वी से खत्म हो जाए तो पृथ्वी को मैनेज करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है कुत्ता बिल्ली बंदर मैनेज कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। वो मेट्रो चला लेंगे, ट्रेन चला लेंगे, बिजली घर चला लेंगे? कैसे हो पाएगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें अगर नहीं होगी, सब वही रुक जाएगा, धीरे धीरे मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, घास पत्ते खूब आने लगेंगे। क्योंकि जैसे ही एनिमल खत्म होगा ना, इंसान खत्म होगा, तो और जानवर आएंगे, और जानवर आएंगे तो उनको घास पत्तों से क्या फर्क पड़ता है, घर में भी आने लगेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंस है। ये चीज अब कहानी नहीं लिखनी है आपको, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर प्लांट की वेराइटीज होती है, प्लांट कम हो जाए, मतलब हनी हम हो जाए और प्लांट कम हो जाए, तो क्या होगा? प्लांट और हमारे बीच में, एनिमल के बीच में एक रिलेशन होता है। हमारा कचरा वो यूज करते हैं, उनका कचरा हमारे लिए फायदेमंद होता है। संतुलन तो इससे बना रहता है। मतलब हम जो CO2 छोड़ रहे हैं उसका कोई इंतजार कर रहा है ना, पेड़ पौधे इंतजार कर रहे हैं, और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़े उसका हम इंतजार कर रहे हैं। ये सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये लिंक करना कि इससे स्टेबिलिटी कैसे आती है, इसके साथ साथ और क्या फायदा होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज ऑफ प्लांट्स ऑर्गेनिज्म, इससे और क्या फायदा होता है। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पहाड़ों पे होते हैं, जड़ी बूटी होती है, ये सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है ना। आप जानते हैं भांति भांति के जो मेडिसिन होते हैं, दवाइयां होती है, ये सब इन प्लांट से आते हैं। कुछ प्लांट से आते हैं, कुछ एनिमल से आते हैं। और अगर वेरिएशंस कमजोर पड़ने लगेगा, एक तरीके का प्लांट ज्यादा होगा और दूसरे तरीके के, तीसरे तरीके के प्लांट कम हो जाएंगे, तो आपको मेडिसिन नहीं मिल पाएंगे, दवाइयां नहीं मिल पाएंगी। दवाइयां नहीं मिलेगी तो फिर संतुलन गड़बड़ होगा। इंसान जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है साइंस की वजह से, रिसर्च की वजह से, मेडिसिन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, कम होती जाएगी। तो ये सब कहीं ना कहीं बैलेंस को खराब कर सकता है। तो ये पॉइंट आप लिंक करके लिख सकते हो पॉइंट वाइज। बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा लिख देनी है, जिसमें वेरिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। प्लांट है तो प्लांट में भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, एनिमल है तो एनिमल में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका भी अपना रोल है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदेह होता है? आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हो? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जिसको हम कहते हैं, इसका Yes. कोई फायदा है? Yes, sir. जहाँ तक होता है सर फायदा होता है, नुकसान थोड़ा कम ही होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज्यादा फायदा होता है, नुकसान कम होता है, मतलब दोनों चीजें होती है, आप ये कह रहे हो। है। हाँ जी देखो, सर, डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जी खास बिल्कुल। करके जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं, फायदा भी है नुकसान भी है, और वो बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है बेसिकली। तो जैसे वायरस की बात कर लो, हम सब लोग जानते हैं ना कि वायरस हमें बहुत तंग करता है। कोविड वाले ने बहुत तंग किया था, ऐसे बहुत सारे वायरस है। बहुत सारी बीमारियां आपने पढ़ा होगा डिजीज के केसेस में कि चिकनगुनिया से लेकर के डेंगू तक, और चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से लेकर के रेबीज तक, ये सब वायरल डिजीज है। वेराइटीज ऑफ वायरस डिफरेंट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। बट कुछ वायरस अच्छे भी होते हैं। एक स्पेशल वायरस होता है जो बैक्टीरिया को चुन चुन के मारता है। अब उस वायरस को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। देखो, ये बैक्टीरियोफेज अगर नहीं होगा तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है और इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। बैक्टीरियोफेज आप जानते हो, ये एक ऐसा स्पेशल वायरस है जो टारगेटेड बैक्टीरिया को अटैक करके खत्म करता है। गंगा जल जो है ना, गंगा नदी, गंगा जल में नेचुरली ये बैक्टीरियोफेज बहुत पाया जाता है। किसी और नदी में दुनिया में सब जगह रिसर्च हो चुका, कहीं नहीं है। आश्चर्य है, गंगा नदी में नेचुरल बैक्टीरियोफेज बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज की ये काबिलियत है, ये वायरस है। बैक्टीरियोफेज इज नॉट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इज बैक्टीरिया ईटर, ये वायरस है। इसकी ये खासियत है कि ये टारगेटेड अटैक करता है। मतलब इसका डिजाइन ऐसा होता है ना कि जैसे A, B, C 3 बैक्टीरिया, और आपको पता है कि B नाम का बैक्टीरिया आपको बीमार कर रहा है,
तो ये बी को चुन के मारेगा और ए और सी को छोड़ देगा अगर ए और सी अच्छा वाला बैक्टीरिया प्रोबायोटिक है। ये इसकी खासियत है। तो इससे ना अब एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने की दिशा में रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है कि क्यों ना एंटीबायोटिक जो दवाइयां बनती है ना आज के टाइम में, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं ना, बट उसका नुकसान क्या होता है, हमारे गट्स के अंदर आंत में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो खाना पचाने के लिए अच्छा भी होता है, वो एंटीबायोटिक के चपेट में आ जाते हैं बेचारे, वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए जब एंटीबायोटिक आप ज्यादा खाते हो ना पेट खराब हो जाता है। तो डॉक्टर एक दूसरा दवाई देते हैं, प्रोबायोटिक दवाई कुछ पीने के लिए देते हैं कि मतलब एक तो लोग ये बैक्टीरिया मारेगा और दूसरा जो अच्छा बैक्टीरिया मर गया उसकी भरपाई ये करेगा, और बहुत महंगा होता है वो, है ना। तो दो दवाई भी चल रहा है, लेकिन बैक्टीरियोफेज से अगर एंटीबायोटिक बनेगा अपकमिंग टाइम में तो ऐसा हो सकता है कि वो उसी को मारेगा जिसको उसे मारना है, प्रोबायोटिक को नहीं मारेगा। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके जरिए अल्कोहल बनता है, इसके जरिए ब्रेड बनाया जाता है। ये सब एक्चुअली में हमारे लिए जरूरी है, हमारे काम के प्रोडक्ट बनते हैं इससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अल्कोहल से दवाइयां बनती है, अल्कोहल लोग पीते भी है दारू के रूप में, लेकिन बहुत सारी दवाइयां बनती है इससे। होम्योपैथी की दवाइयां अल्कोहल से ही बनती है ना। सैनिटाइजर इससे बनता है। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, प्लांट तो है ही इंपॉर्टेंट, एनिमल भी इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर आप यहाँ पे लिंक कर दोगे ना फूड चेन का कॉन्सेप्ट कि अगर एक सिस्टम खत्म होगा तो दूसरे का क्या इम्पैक्ट होगा, दूसरे पर, दूसरा खत्म होगा तीसरे पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो उससे ना स्टेबिलिटी की तरफ आप क्वेश्चन को मोड़ सकते हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी के लिए भी पूछा जा रहा है कि आप बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन तो करो। कौन सा क्वेश्चन था, 5वां था ना, कहाँ हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी, डिफाइन तो करो लेकिन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कितना जरूरी है ये भी लिखो। तो ये सब पॉइंट मेंशन करना है आपको। और ह्यूमन सर्वाइवल में वो दवाई वगैरह तो लिख दोगे, और पर्टिकुलरली अगर बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल आपने लिख दिया, याद आ रहा है तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा तो याद आएगा, तो उसे मेंशन कर दोगे तो लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और उससे आपके क्वेश्चन थोड़े इफेक्टिव हो जाएंगे, आंसर्स। उसके बाद क्या कह रहा है कि एग्जामिन द रोल ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखो प्रोटेक्टेड एरिया का अपना एक कॉन्सेप्ट है। जैसे लोग जानवरों को मार देते हैं, पेड़ पौधे काट कूट के खत्म कर देते हैं, तो उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हर देश की सरकार इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कुछ रूल रेगुलेशन बनाती है कि ये वाला इलाका प्रोटेक्टेड है, इसमें आप जा नहीं सकते हो, शिकार नहीं कर सकते हो, घूम नहीं सकते हो, किसी में कुछ थोड़ा सा सीमित परमिशन होता है। तो ये अपने आप में एक चैप्टर है प्रोटेक्टेड एरिया का। लेकिन आपको प्रोटेक्टेड एरिया में खास करके दो चीजों पे फोकस करना है, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म को संरक्षित रखने में ये प्रयास कैसे काम कर रहा है, इसको एग्जामिन करना है। और एग्जामिन करने में देखना इसके नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना है, ये पॉजिटिव बात ही लिखनी है कि ऐसा करने से ना प्रोजेक्ट टाइगर का जिक्र कर सकते हो, इस प्रयास से टाइगर की संख्या बढ़ रही है, बहुत सारे जीवों की जो मतलब एक्सटिंक्ट होने वाला है उसको बचाया जा रहा है इन चीजों से, ठीक है। क्योंकि जिसका यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है, और अगर हमारी वजह से उसको नुकसान हो रहा है, उसके हैबिटेट में प्रॉब्लम हो रही है, उसका हम घर उजाड़ रहे हैं उस जानवर का, उस ऑर्गेनिज्म का, तो सरकार को तो आना पड़ेगा ना बीच में। और सरकार जिस फ्रेमवर्क के साथ आती है ना, उस फ्रेमवर्क को हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसमें कई सारे पैटर्न है, मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में जो आपके पास कुछ इनपुट होना चाहिए ना, वो इनपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट जो आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट है। इसके पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, एक इलाका होता है इसका, इसमें आप ये भी देख सकते हो, ये देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये अगर ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो
ये अपने आप में प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ और सब प्रोटेक्टेड एरिया हो सकते हैं। जैसे इसमें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें ये नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हाई होता है, इसमें थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शंस होता है, ये थोड़ा सा अलाउड होता है। तो ये अगर लाइन बना करके आप दिखाओगे ना, तो शायद प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और प्रोटेक्टेड एरिया के कॉन्सेप्ट में आप खास करके ये वाला जो टर्म है ना, यूनेस्को का मैप प्रोग्राम, इसको लिंक कर देना है, क्योंकि यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम था ना 1971 में लॉन्च हुआ था, और यही वो एजेंसी है जो बताती है कि जो जीव खत्म हो रहा है, जहां हम लोग इंसानी प्रयास के कारण जहां हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उसी के तहत ये MAB प्रोग्राम शुरू किया गया था, और इसी को फॉलो करते हुए अलग अलग कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो या कोई दूसरा कंट्री हो, अपने लीगल फ्रेमवर्क में प्रयास करते हैं। और इसमें ये तो यूनेस्को का है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ जब आप ये लिखोगे ना, तो ये सब लाइन थोड़ा सा इनपुट के तौर पर 2 लाइन 3 लाइन में लिखोगे ना, क्योंकि चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, 32 नंबर के क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपके पास टाइम भी है, आपके पास स्कोप भी है इसको लिखने का, तो ये चीज आप मेंशन करोगे तो थोड़ा बेहतर होगा। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से इसको बांटा जाता है। देखो, इंडिया का जब आप ये लिखोगे ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, या मतलब प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट, तो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसको भी जिक्र करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग नेशनल पार्क की अपनी एक डेफिनेशन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अपनी एक डेफिनेशन है, बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी एक डेफिनेशन है। तो आपको इन दोनों पे फोकस करना है। थोड़ा सा ये मेंशन कर दोगे तो चलेगा, बाकी चीजें अगर क्वेश्चन का डिमांड होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। लेकिन मूलतः दोनों में फर्क क्या है पता है आपको? ये देखो, ये है दोनों में फर्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना, इसमें पेड़ पौधे और एनिमल, फ्लोरा और फौना, दोनों को ध्यान में रखा जाता है, दोनों का कंजर्वेशन होता है। लेकिन नेशनल पार्क में अगर देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ना नॉन लिविंग थिंग का भी प्रोटेक्शन होता है। जैसे कोई इमारत है, ऐतिहासिक धरोहर है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, लैंडस्केप है, उनका भी प्रोटेक्शन होता है। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वाला होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना ह्यूमन एक्टिविटी को थोड़ा बहुत अलाउ किया जाता है कि आप घूमने जा सकते हो, कुछ पेड़ पौधों के प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन नेशनल पार्क में ये सब चीजें एकदम फार्मिंग या इवन वहां अंदर नहीं जा सकते, प्रोहिबिटेड होता है, थोड़ा ज्यादा ये कैटेगरी स्पेसिफाइड होता है ना। तो ये सब चीजें अगर आप लिखोगे ना, IUCN का कैटेगरी 4 क्या होता है, कैटेगरी 2 क्या होता है, ये सब अगर आप मेंशन कर दोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक बनेगा। जनरल टर्म में आप लिख सकते हो कि आप एरिया को प्रोटेक्टेड करके कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को बचाने का प्रयास करते हो, उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हो। उसी प्रयास में एक एरिया होता है जिसको हम नेशनल पार्क का दर्जा देते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन को हम लिमिटेड कर देते हैं। उसमें ना केवल हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जितने भी प्लांट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स वगैरह, उन सबको इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये किस कैटेगरी से आता है, ये किस प्रोग्राम के तहत इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया है? तो 1971-72 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अगर मेंशन कर दोगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक दिखेगा, समझ रहे हो आप, है ना। उसके अलावा ये किस इंटरनेशनल प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है ये चीज? तो फिर वो IUCN या फिर यूनेस्को का जिक्र आप कर सकते हो। यूनेस्को का जो MAB प्रोग्राम था ना 1971 का, उसको आप इंक्लूड कर दोगे तो ये थोड़ा आपका स्पेसिफिक आंसर बन जाएगा। तो क्या पता शायद 2-4 नंबर ज्यादा मिल जाए, मुझे लगता है मिलता है इससे नंबर, है ना। क्योंकि नहीं आता है, आपको याद नहीं आ रहा है, तब तो आप जनरल में लिखोगे, वो सब लिखेगा, लेकिन आपके आंसर दूसरे से बेहतर कैसे हो सकता है? कुछ ठोस बातों को लिखोगे तभी तो, ठीक है। अगर आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो केस होता है ये कैटेगरी 4 के अंतर्गत आता है, और नेशनल पार्क कैटेगरी 2 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड एरिया आता है, तो कैटेगरी 4 और 2 लिखोगे भी नहीं। आपको पता भी नहीं है कैटेगरी 4 एंड 2, ऑल्दो आपको पता होता है ये चीज, बट आप ये सिर्फ मेंशन कर दोगे ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 में आता है और वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में आता है, सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये सब चीज आपके नोट्स में होता है,
तो इन चीजों पे ध्यान, और जब ये कैटेगरी 2 लिखोगे या कैटेगरी 4 लिखोगे ना, तो उसको अंडरलाइन कर दोगे आप। डन। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप आराम से कैरी कर सकते हो, और फिर एग्जामिन करना है तो आपको थोड़ा अपना तर्क देना है कि कैसे ऐसे करके हमने बहुत सारे जीवों को एक्सटिंक्ट होने से बचाया है। ठीक, कैसे गवर्नमेंट प्रयास से बहुत सारे रिजल्ट पॉजिटिव आए। वो रिपोर्ट वगैरह तो करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते ना, कि इस बार टाइगर की संख्या बढ़ी हुई आई है, इस बार ये इंप्रूवमेंट आया। तो ये तो आपके पास न्यूज होता है, आप किस साल आप एग्जाम दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सब चीज आप एग्जाम में लिख दोगे ना, इनपुट में एक एक दो लाइन में, तो उससे और इम्पैक्ट बढ़ जाता है। और एग्जामिन में ये आपको बताना है, साथ ही साथ चैलेंज को भी बता देना है कि ऐसा करने में कुछ चैलेंजेस भी है। कुछ लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया में, अनवांटेड अनऑथराइज शिकार कर लेते हैं, तो उन सबको थोड़ा सा लीगल तरीके से डील करने की जरूरत है। जहां स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की आवश्यकता है वहां लिया जाना चाहिए। तो थोड़ा सरकार का पक्ष, कुछ मजबूरी भी आपको बताना है कि ये रियल मजबूरी है। अगर कोई केस याद आ रहा है तो वो केस आप लिख सकते हो। तो थोड़ा बहुत आप ये सब मेंशन करके थोड़ा स्पेसिफिक बना सकते हो। जनरल से थोड़ा आंसर स्पेसिफिक बना सकते हो, और जनरल से थोड़ा स्पेसिफिक बनेगा, और हर क्वेश्चन में अगर 2-2 3-3 नंबर इन स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से बढ़ने लगेंगे, तो मेरिट लिस्ट में आपके ऊपर आने के चांस कंप्लीट होंगे। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। हाँ जी। उसके बाद आपके सामने आ रहा है एक जनरल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग रीजन ऑफ झारखंड। ये थोड़ा स्पेसिफिक है, आपके लोकल एरिया से रिलेटेड है। हाउ कैन ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ। अच्छा, ये इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस भी किया था। वो जो वर्मी कंपोस्टिंग वाला था ना, उसके बहुत सारे इनपुट इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्चुअली में ये सब चीजें की जाती है। केमिकल आप यूज नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, बल्कि नेचुरल मैन्योर वगैरह से फार्मिंग करते हैं। और उसी का एक एग्जांपल था फार्म यार्ड मैन्योर, और दूसरा था वर्मी कंपोस्ट वाला सिस्टम। ठीक है, तो आप ऐसा करके मिट्टी को लॉन्ग टर्म तक डैमेज होने से बचाते हैं। ये तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। लेकिन फर्स्ट पार्ट आपको बताना है, कॉजेज बताना है। सॉइल पोल्यूशन को थोड़ा सा आप डिफाइन कर दोगे 1-2 लाइन में, 3 लाइन में, इंट्रोडक्शन में, और फिर उसी इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर दोगे कि देयर आर मेनी कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ सॉइल। और उसके बाद आप एक एक करके कैटेगरी लिखोगे। ठीक है, मतलब पॉइंट में लिखोगे, जैसे माइनिंग एक्टिविटी के कारण सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटी के कारण हो रहा है ना। कुछ डेटा है आप लोगों के पास? सर प्रॉपर लोकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं ना, कि जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी हो रही है और वहाँ का जो फार्म ये अगर अगर आपके पास, जैसे इस पिक्चर में ना, एक चीज आप जरूर कर सकते हैं, झारखंड का मैप बना दो। ठीक है, साइड में, और कुछ ऐसे इलाके हैं ना जो माइनिंग अफेक्टेड के लिए एरिया। थोड़ा स्पेसिफिक, हाँ माइनिंग के लिए थोड़ा स्पेसिफिक होगा। ठीक है, वहां माइनिंग ज्यादा होते होंगे, और पक्का आपके पास न्यूज जरूर आती होगी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहां पे, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अगर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो कुछ इकोलॉजिकल इशू आ रहा है, इन्वायरमेंटल इशू आ रहा है, तो वो रिपोर्ट करंट अफेयर्स में आते रहते हैं, आपके न्यूज पेपर में आते रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो होते हैं। उसका एक नोट बना लेना है, आपके पास होगा भी, मे बी शायद आपके पास होगा भी हो, तो वो आप मेंशन कर दोगे कि देखो कैसे इस इलाके में ये अभी रिसेंट में प्रॉब्लम आया था, और इसके कारण मिट्टी की जो उपज है वो प्रभावित हुई थी माइनिंग के कारण। और अगर डेटा आपके पास है ना कि 2016 में इतना प्रोडक्शन था, 2024 में इतना घट के हो गया, बहुत बेहतर, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है डेटा, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? इस आंसर का पहला पॉइंट जो माइनिंग एक्टिविटी है ना, उसको आप जनरलाइज वे में लिख देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि माइनिंग के कारण मिट्टी में कोई ऐसे अनवांटेड पदार्थ चले जाते हैं जो मिट्टी को ऊपर से ब्लॉक कर देता है, पानी जाने से रोक देता है। ये सब जनरल टर्म है,
बट अगर आपके पास कोई डेटा है इस रिलेटेड, अगर वो मेंशन कर दोगे ना, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक बन जाएगा, दूसरे से अलग बन जाएगा। ठीक है, नंबर 1। तो माइनिंग एक्टिविटीज कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल एक बड़ा कंसर्न है। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल ना केवल सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि पानी भी इससे खराब होता है, हवा भी खराब होता है। खास करके पानी और मिट्टी ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए इंडस्ट्री उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाती जितना कि प्रोडक्ट बनाने के लिए लगाती, क्योंकि उनको लगता है ये तो कचरा है, इससे हम थोड़े पैसा कमाएंगे, तो वो डंप कर देते हैं ऐसे, नदी में पानी गंदगी फेंक देते हैं या मिट्टी में ऐसे दबा देते हैं, और कई बार वो हजार्डस हो जाता है, कई बार वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और उससे कई बार तो मिट्टी की सेहत खराब ही नहीं होती है, बल्कि वो टोटली अनफर्टाइल हो जाती है। तो एक्चुअली में जो स्टील प्लांट है या फिर पावर स्टेशन है या फिर और भी कोई प्रोडक्ट है, केमिकल प्रोडक्ट्स वाले इंडस्ट्रीज है, इन सब की वजह से मिट्टी और पानी की सेहत, खास करके वेस्ट के डिस्पोजल मैकेनिज्म में प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो जानबूझ के कर रहे हो पैसा बचाने के लिए या फिर उनको पता ही नहीं है, टेक्निक का आइडिया नहीं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे टेक्निक उपलब्ध है जिसके आधार पर इन वेस्ट को सही तरीके से सही जगह पे डिस्पोज करके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को लो किया जा सकता है। लेकिन वही है कि थोड़ा उसके लिए अवेयरनेस होना पड़ेगा मैनेजमेंट को, और थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। तो छोटी मोटी कंपनियां कई बार उस चीज को ध्यान नहीं देती, तो गवर्नमेंट को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि आप कुछ इंसेंटिव दो या कुछ अवेयरनेस चलाओ, कुछ न कुछ करो जिससे कि ये चीजें प्रैक्टिस में ना आए। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट दूसरा पॉइंट हो गया। इसको आप, अगर इसके बारे में कोई नॉलेज है, मतलब कोई इनपुट है आपके पास, डेटा है, वो लिख दो। नहीं डेटा है तो जनरल टर्म में लिख देना है कि कैसे केमिकल इंडस्ट्री या फिर स्टील फैक्ट्री या फिर और भी जो पावर स्टेशन है उससे निकलने वाले जो वेस्ट होते हैं वो मिट्टी को नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, वो आपको लिख देना है। ठीक है, और इवन माइनिंग एक्टिविटीज के केस में ना मुझे लगता है आप लोग उसका ये एग्जांपल दे सकते हैं। जादू घोड़ा तो आप लोग पढ़ते हो ना? हाँ, यूरेनियम खान का। हाँ, जादू घोड़ा का एग्जांपल अभी मुझे अचानक से याद आया। ये इंडिया का इकलौता यूरेनियम माइन है ना? तो कहाँ, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो। यस सर, लोकेशन भी शो कर सकते हैं ना सर? हाँ, वो दिखा सकते हो आप। और मैंने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो बहुत पहले देखा था, तो मुझे इतना, हाँ, तो वो मुझे अभी अचानक से याद आया। तो उसमें अगर कोई पॉइंट आप लिख सकते हो ना तो सही रहेगा। ठीक है, एक और है सर, दामोदर नदी के आसपास जो है वो कोल वासरी का बहुत ज्यादा ये है, कंसंट्रेशन हाई है, तो एक तो उसी को पूरा खराब कर दिया है। हाँ, तो ये स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया। अगर ये पॉइंट आप लिख रहे हो ना तो ये डेफिनेटली स्पेसिफिक हो गया, और इसमें आपके चांसेस, आपकी इमेज बढ़िया बनेगी। मैं बस इमेज की बात कर रहा हूँ ना, मेन तो इमेज का ही खेल है ना। उनको कन्विंस करो कि भाई हम हैं सबसे ज्यादा सुटेबल, हमें पहले ज्यादा नंबर दो, बाद में किसी को देना नंबर, है ना? तो वो अगर हर एग्जाम में आप यही अप्रोच लागू करते हैं तो स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ले जाओगे तो मार्क्स बढ़ेंगे सीधा। जो व्यक्ति जल्दी समझ जाता है ना इस चीज को, उनके रैंक आ जाते हैं। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, खुद ही हम लिखते हैं, जब इस बार मार्क्स कम आते तो अगली बार हम फिर ट्राई करते हैं। कई बार हमारे पास वो टाइम नहीं होता कि हम फिर से ट्राई करें, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है ना, जो अटेम्प्ट है वही हमारा आखिरी अटेम्प्ट है, यही मान के चलते हैं, उसी में ट्राई करते हैं। तो इस ऐसा करने से ना थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। उसके अलावा और क्या है इसमें, एक दो पॉइंट और भी मेंशन कर सकते हो। केमिकल यूज इन एग्रीकल्चर, फ्लाई एश डिपोजिशंस के, मतलब वही जो अभी हमने बात की थी ना कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स मिट्टी में आप ज्यादा यूज करते हो तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मिट्टी का हेल्थ इससे अच्छा तो नहीं होता है ना? तो ये भी सॉइल पोल्यूशन का एक कारण होता है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा फ्लाई ऐश जो होता है ना, ये फ्लाई ऐश एक इनपुट की तरह काम करते हैं सीमेंट वालों के लिए, लेकिन अगर ये ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट में रिलीज होता है, तो वो भी मिट्टी की सेहत को नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट करता है। इसको तो बेचा जा सकता है अच्छे से, तो इसके लिए इंडस्ट्री को काम करना चाहिए। फ्लाई ऐश एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, बट सीमेंट इंडस्ट्री वालों के लिए इनपुट की तरह काम करता है, तो उसको बेचो, निकालो वहां से, मिट्टी को बचाओ। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंजेस जो है ना, ये एक जनरल टर्म है जो आपको पता है कि अगर आप मिट्टी पे मौजूद पेड़ पौधों को बेरहमी से काटोगे तो सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी की सेहत
सॉइल इरोजन होने से मिट्टी की सेहत नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है। और अगर किसी वजह से मिट्टी की सेहत में कोई नेगेटिव चेंज आए तो वो मिट्टी में पोल्यूशन के इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो एक तरीके से जरूरी है कि मिट्टी में कुछ मिल गया तो ही पोल्यूशन होगा। मिट्टी का टेक्सचर चेंज हो गया, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रभावित हो गई, मिट्टी का स्ट्रेंथ चेंज हो गया, उससे भी एक्चुअली में फर्क पड़ता है। तो डिफॉरेस्टेशन से ये चीजें हो सकती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है ना, जो मिट्टी में होते हैं ना, वो मिट्टी को होल्ड करके भी रखती है। और अगर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे कट जाएंगे ना, तो नॉर्मल आंधी तूफान में ही मिट्टी के टॉप सॉइल जो है ना इरेज हो जाते हैं, वो फिर दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको मतलब पॉइंट वाइज में 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिखना है, तो ये लिख देंगे आप। और उसके बाद दूसरे पैटर्न की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 16 मार्क का दिख रहा है मुझे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन, अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे मिट्टी की हेल्थ को अच्छा कर सकता है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। तो वो सब पॉइंट यहाँ पे वो कर सकते हो, इनपुट डाल सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नॉर्मल मेन्योर, गोबर, पेड़ पौधे के छिलके, वर्मी कंपोस्ट, नीम का ग्रीन पत्ता। मैन्योर, केमिकल, हाँ केमिकल चीजें नहीं यूज करनी। हो सकता है इसका रिजल्ट थोड़ा धीरे धीरे मिलता है, ये सही है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हो, केमिकल मेन्योर ना यूज करके आप ऑर्गेनिक मेन्योर यूज करते हो, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हो, तो उसका फायदा थोड़ा स्लो होता है, लेकिन सस्टेनेबल lasting। ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है ना। और आज के टाइम में आपको ये शायद पता भी होगा, इसमें आप ये जोड़ सकते हो कि कंक्लूजन जब आप लिखोगे ना, तो ये जोड़ सकते हो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही अपने आप में काफी नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी सही तरीके से बढ़े। आपको पता है ना, और जो कायम रहे। जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में हुआ था, बहुत ज्यादा इसका फायदा किधर मिला था, पंजाब हरियाणा साइड में, है ना। और खूब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए थे, बट उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ, पंजाब साइड में सॉइल का पावर कम। हाँ, कैंसर जैसी बीमारी बहुत कॉमन हो गई, है ना, बहुत कॉमन हुआ। वहां कैंसर स्पेशल ट्रेन चलता है पंजाब साइड में। और ये एक साइड इफेक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन में, जो हद से ज्यादा ऑर्गेनिक मतलब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसके यूज के कारण ऐसा हुआ है। और आजकल ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की बात हो रही है, 3.0 की बात हो रही है। जब आप ये पढ़ते हो ना ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। इसमें ना केमिकल फर्टिलाइजर की बात नहीं होती। अब ये बताता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से फिर से जरूरत है हमारी, लेकिन जो गलती हमने ग्रीन रेवोल्यूशन 1.0 में किया था, जो साइड इफेक्ट था, उसको हम इसमें खत्म करेंगे और ज्यादा से ज्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक मेन्योर सिस्टम ये सब हम खेत में डालेंगे, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है, लेकिन सस्टेनेबल हो, मिट्टी की सेहत बने रहे, हेल्थ पे कोई ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की सहायता से आप कैसे मिट्टी के हेल्थ को रिकवर कर सकते हो, तो उसी पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी क्रॉप रोटेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्रॉप रोटेशन भी एक तरीका होता है, बट क्वेश्चन में चूंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र कर दिया है, तो आप उसी के आसपास अपने आंसर को रखना, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चंद्रयान एंड मंगलयान मिशन। कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को आप लोग, बताओ। डेफिनेशन और इसका पेजेस जो एक तो जो लॉन्च जो किए हैं। हाँ, जो आता है सब लिख डालो, क्योंकि इसमें क्या है, मतलब टाइम हो तो सही तरीके से, क्यों पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ, हाँ नोट्स लिखना है। तो आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन नॉलेज जितनी है आपके पास, जितना टाइम है, इसकी वजह से दूसरा क्वेश्चन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत ज्यादा ना लिमिटेशन नहीं है इस क्वेश्चन में कि हमें यही पॉइंट लिखना है, ये नहीं लिखना है ना। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है। सो बेसिकली चंद्रयान, जब आप पहले तो चंद्रयान हेडिंग डालोगे और फिर उसके बाद मंगलयान वाला हेडिंग डालना, दो अलग अलग आंसर लिखना है ना। तो जब आप चंद्रयान लिखोगे ना, तो चंद्रयान की पूरी हिस्ट्री, चंद्रयान कितने मिशन अभी तक कंप्लीट हुए इंडिया में, 3 ना।
पहला चंद्रयान 1 8 ये में ऑर्बिटर मिशन था, 2008 में ही छोड़ा गया था, है ना। दूसरा था चंद्रयान 2 2 19 में 2019 में जो पार्शियल सक्सेसफुल था, हाँ, है लैंडर ना। और रोवर भी था। हाँ, तो उसमें ऑर्बिटर सही था, लेकिन लैंडर जो लैंड कर रहा था वो क्रैश हार्ड लैंडिंग हो गया था लैंडिंग कर लास्ट गया। मोमेंट में। तो इसका जिक्र थोड़ा सा कर देना है आपको, बट ऑर्बिटर अभी भी चल रहा है उसका, है ना। और तीसरा जो 2023 में हुआ था लैंडर चंद्रयान रोवर 3, था और फुली हाँ सक्सेसफुल था। वो फुल कंप्लीट सक्सेसफुल था, क्योंकि उसने लैंडर को जमीन पे चांद के साउथ पोल लैंड वाले किया इलाके था। में सॉफ्ट लैंडिंग करवाया था, और उससे रोवर भी निकला और उसने अपना पूरा मिशन कंप्लीट किया था, तो फुल सक्सेसफुल था ये, है ना। तो ये इसका जिक्र कर देना। और पहला जब आप चंद्रयान 1 लिखोगे ना, तो चंद्रयान 1 में कोई ऐसे रोवर वोवर नहीं था, वो ऑर्बिटर ही था। ऑर्बिटर मतलब दूर से ही चांद के ऑर्बिट में घूम घूम के और फोटो वोटो भेज रहा है। तो उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि वो चांद के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स को उसने डिटेक्ट किया था। चंद्रयान 1 मिशन से ये पता चला था, ये मेंशन जरूर कर देना, ठीक है। और ये तो चंद्रयान मिशन की बात है, क्योंकि अभी इसमें कुछ खास मेंशन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि दूसरे से थोड़ा स्पेसिफिक बनाने के लिए आप चंद्रयान 1 2 3 4 तो लिखो ही, क्योंकि ये तो हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में आपको चंद्रयान 4 का भी लिखना होगा, क्योंकि चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च होने वाला है। इसको अगर लिखोगे तो ये चंद्रयान में आ गया ये पॉइंट। और 2028 में जो ये लॉन्च होगा ना, ये एक स्टेप और आगे जाएगा। क्या है पता है ना इसरो की स्ट्रेटजी? 2028 में जो चंद्रयान 2 चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है, उसमें अभी अभी तक हम कहाँ गए हैं कि चांद के सरफेस पे लैंड कर गए, रोवर आया, फोटो वोटो खींच रहा था, सब कुछ। अभी ना सैंपल लेके आने का लेके प्लान। आएगा। हाँ, हाँ, तो ये चीज मेंशन कर दोगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, आप करोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 तक लिख देना है, शॉर्ट में ही लिखना है, ज्यादा जितना मेन मेन पॉइंट है, अचीवमेंट वगैरह। उसके बाद मार्स ऑर्बिटल मिशन है, MOM जिसको कहते हैं, मंगलयान कहते हैं। तो मंगलयान के बारे में भी आपके पास इनपुट होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। कब छोड़ा गया था? 2013 में, है 13 ना। में और ये क्या था? ऑर्बिटर मॉम था। मिशन। ऑर्बिटर मतलब कि मंगल पे हमने किसी चीज को भेजा नहीं, बल्कि मंगल के ऑर्बिट में एक सैटेलाइट भेज के मंगल के चारों ओर वो घूम रहा है और फोटो वोटो ले रहा है, ठीक है। आगे मंगलयान 2 भी आने वाला है, ऐसे 3 भी आने वाला है, तो वो सब इसरो का पाइपलाइन में है। तो जब आप मंगलयान लिखोगे ना, तो मंगलयान 1 2013 वाला सिस्टम तो आप लिखोगे कि ऑर्बिटर में वो सैटेलाइट घूम रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आप मेंशन करोगे कि दुनिया का शायद संभवतः पहला इकलौता देश ऐसा था मिशन था, हाँ पहला फर्स्ट ऐसा अटेम्प्ट मिशन में। था मंगलयान, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल रहा था, बाकी सबका फेल हुआ था। इंडिया, और वो भी इंडियन साइंटिस्टों ने ना जुगाड़ टेक्निक से भेजा था, कम खर्चे में। हाँ, 600-700 एक करोड़ रुपए मूवी में, शायद इसी पे आई थी, उसमें बताया था। हाँ 600-700 करोड़ रुपए में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था। अमेरिकन वाले ऐसे देख रहे थे कि ये कर मूवी क्या रहे हैं ये, है ना, क्योंकि उनको भेजने में 10-10 गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम की यही तो खासियत है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम लॉ रिलायबल तो है कॉस्टिंग। ही, लो कॉस्ट है ना, सस्ता भी है और विश्वसनीय है, क्योंकि रिजल्ट बताता है विश्वसनीय है। अब किसी को सैटेलाइट भेजना होता है ना, अपना सैटेलाइट, जैसे अमेरिकन नासा को भी सैटेलाइट भेजना हो या किसी और को भेजना हो, तो वो पहले देखते हैं कि किस किस का सैटेलाइट मतलब व्हीकल जा रहा है, किस किस का रॉकेट अभी जाने वाला है। और उनको पता चलता है इंडिया का भी जाने वाला है, यूरोप का भी है, और किसी और देश का, रशिया का भी है। तो यूरोप और रशिया से बात करेंगे ना, वो कहेंगे एक सैटेलाइट भेजूंगा, 2 करोड़ रुपए दे दो। इंडिया वाले कहेंगे 1 करोड़ रुपए दे दो, 50 लाख रुपए दे दो, मैं तो भेज दूंगा। अच्छा, पाकिस्तान वाले 10 लाख कहेंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी ही नहीं है ना। तो ये इंडिया की खासियत है, इसलिए। और इंडिया ने कई सारे अचीवमेंट इसरो प्रोग्राम के तहत अचीव किया है अब तक। कई, आप जब आप इसरो का अचीवमेंट पढ़ते हो ना, तो 2017 का अचीवमेंट आप जरूर पढ़ते हो, जिसमें एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च 104 कर दिया था, है ना। अभी तक का रिकॉर्ड है। तो ये कौन करता है? ये पागल, कुछ पागल टाइप के हमारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, जिनको कोई रिसोर्स नहीं मिलता है, फिर भी वो कर लेते हैं। इसरो का बजट भी बहुत ज्यादा नहीं है। आपको पता है इसरो का बजट कितना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले बजट वाले सेगमेंट में जब इसरो का जब बजट आप देखोगे ना, आपको लगेगा ये क्या बजट है, 1.5 बिलियन के आसपास है US डॉलर।
1.5 बिलियन मतलब 13,000 करोड़ पिछला बजट था, 10,000 से 13,000 करोड़ के आसपास था, और ये 1.5 बिलियन के आसपास है, और इसी में ये सब कारनामे हुए। आगे और बढ़ेगा तो कितना जाएगा, 15,000 17,000 करोड़। आपको पता है अमेरिका का नासा का बजट कितना है? इसरो का बजट है 1.6 बिलियन के आसपास, लगभग बोल रहा हूं 13,000 करोड़ के आसपास पूरा। नासा का बजट, डेटा में थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट डेटा वो दिमाग से निकल जाता है, 24 से 25 बिलियन से आगे, 24 टू 25 बिलियन से आगे। ये सिर्फ नासा की बात कर रहा हूं, और अमेरिका ने एक्चुअली में एक स्पेस एस्ट्रोनॉट यूनिट भी क्रिएट किया है, कैसे स्पेस फोर्स जिसको हम कहते हैं। स्पेस में अमेरिका का, डील करेगा? हाँ, जो उसको डील करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके बजट को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। जो स्पेस के सैनिक है ना, उनका जो बजट है ना, नासा से भी ज्यादा है। तो अगर उसका 24-25 बिलियन है ना, 1 बिलियन मतलब 9,000 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीस, तो वो स्पेस फोर्स का जो बजट है ना, वो उससे भी ज्यादा है, 27-28 के आसपास है। तो मतलब मान के चलो कि 50 बिलियन से ज्यादा वो प्रोग्राम में खर्च कर रहा है। हमारा कितना है? 1.5 बिलियन। तो हमारे लोग जो कर रहे हैं ना, वो थोड़े पागल टाइप के ही है ना, तो उनको करना है तो करना है। अगर वो लिमिटेड कितनी रिसोर्सेज सैलरी में। मिलती है, हमारे साइंटिस्टों को सैलरी कितनी मिलती है? 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख महीने का। अगर यही निकल जाए ना, नासा चले जाए, कहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी चले जाए ना, थोड़ा ब्रेन ये ड्रेन अरबों। लेकिन इसके कारण हो रहा है सर। हाँ, तो ये तो है, वो तो होगा ही, क्योंकि हर किसी को रोक नहीं सकते हो ना, 10 में से एक ही तो ऐसे मिलेंगे ना आपको। वो इसरो तो के हाँ, चेयरमैन ये, शायद कुछ स्टेटमेंट दिए थे। हाँ, ये है कि अब बहुत ज्यादा जब लोगों के लिए पैसे पैसे मायने नहीं रखते ना, तो फिर देश के लिए भी सोचते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है, आप ऐसे समझो। होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद यही कर रहे हैं कि आगे पॉलिसी और बेहतर हो और इसको रोका जाए। और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यात्रा शुरू की है ना, एक साइकिल पे रॉकेट को लाद के, वो फोटो आपने देखा होगा, वहां अब से हमने बैलगाड़ी शुरू पे। किया है, साइकिल पे, फोटो पे, और अभी हम कौन कौन से मिशन, कहा 2040 में हम चांद पे इंसान को स्पेस भेजने वाले हैं। स्टेशन मतलब भी बना रहे हैं 35। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना, वो ऑपरेशनल हो जाएगा 2035 में। और गगनयान भी जा रहा है। इंसान को चांद के सरफेस पे उतारना है 2040 में। ये हमारा एम्बिशियस मिशन है ना। सो दैट इज द केस। तो ये सब पॉइंट है। और इसमें चंद्रयान मंगलयान, ये दोनों की कुछ उपलब्धियों को बता देना है, ठीक है। और क्या क्या हुआ था उस टाइम में, थोड़ा थोड़ा पॉइंट, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है तो कोई स्पेसिफिक आपके पास फाउंडेशन है नहीं, तो आप जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना। लेकिन मार्स 2 और चंद्रयान 4, इसका जिक्र जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ चंद्रयान और मंगलयान लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपकमिंग थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन है हमारा टेक्नोलॉजी वाला, ये भी है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS in weather forecasting and disaster management। आपको रिमोट सेंसिंग का टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पता है? रिमोट सेंसिंग क्या होता है? और एक है दूर से ही हम GIS। एनालिसिस करते हैं। हाँ, रिमोट का मतलब तो दूरी होता है ना। तो देखो क्या रहता है ना कि इंडिया, इसरो की तरफ से जो सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं, लगातार कुछ ना कुछ भेजे जाते हैं, सबके अलग अलग रोल होते हैं। खास करके जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो शुरू में भेजा गया था ना, उसमें एक इनसेट नाम का सैटेलाइट सीरीज था, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज। एक था IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज, IRS 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे भेजे गए। इस तरह के सैटेलाइट का काम ही होता है, ये जब एक सर्टेन ऑर्बिट में जाते हैं ना, तो अर्थ के चारों ओर घूमते हैं और पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करके अर्थ पे मौजूद सिस्टम को ट्रैक करते हैं, जिसमें बिना फिजिकल टच के दूर से ही उनके पास डेटा पहुंच जाता है, क्योंकि कुछ खास तरीके के वेव का इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्नोलॉजी में।
इंफ्रासोनिक वेव को यूज किया जाता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर इंफ्रारेड नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज किया जाता है, फिर रेडियो वेव को यूज किया जाता है, और इनके जरिए ना केवल रिसोर्स को मैनेज किया जा सकता है बल्कि एटमॉस्फेरिक वेदर के सारे इनपुट को इकट्ठा किया जा सकता है। टेम्परेचर वेरिएशन, क्लाउड मूवमेंट, क्लाउड डेंसिटी, ये सारी चीजें जो है ना इन सैटेलाइट से दूर से पता लगा लिया जाता है। और जब ये डेटा आता है ना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जरिए, IRS-1, IRS-2 या फिर इनसेट सीरीज या मीटियोसेट सीरीज, बहुत सारे सैटेलाइट सीरीज होते हैं, तो इन डेटा को जमीन पे ग्राउंड स्टेशन जो होते हैं ना वो प्रोसेस करता है। और ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट को हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। तो जो डेटा आपको सैटेलाइट से मिल रहा है उसको आप इंटीग्रेट करते हैं GIS के साथ, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, और फिर उनके इंटीग्रेशन से एक प्रोजेक्ट बनता है, एक रिपोर्ट बनता है, और फिर उस रिपोर्ट के जो आउटपुट होते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी ये बताता है कि आज मौसम का क्या हालचाल रहने वाला है, अगले 10 दिन में क्या होगा, अगले 50 दिन में क्या होगा, या फिर अगर आपको मौसम का ये सारा का सारा पैटर्न पता है तो कहीं ना कहीं इससे अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन उत्पन्न हो जाता है, जैसे कहीं बहुत बारिश होने के चांसेस है, साइक्लोन आने के चांसेस है। आज के टाइम में आपने देखा ना, जब इस क्वेश्चन को आप लिखोगे ना तो खास करके एक दो साइक्लोन का जिक्र जरूर कर लेना। जिस साल आप लिखते हो ना आंसर मेंस में, आप देखना उस साल एक दो साइक्लोन का जिक्र मई में या जून में जरूर होता है, और वो साइक्लोन लोगों को इफेक्ट करता है। उस साइक्लोन के कारण एक समय था जब ये टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था ना, तो हजार लोग मारे जाते थे साइक्लोन की वजह से, चक्रवात की वजह से। अब आप पिछले 8-10 सालों में ऐसा सुना है कि उड़ीसा साइड में या महाराष्ट्र में चक्रवात आया और बहुत सारे लोग मारे गए, इक्के दुक्के जान जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास इवैक्यूएट वेदर, कर लेते हैं। अब आपके पास प्रॉपर इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ पता है कि कौन सा इलाका कितना प्रभावित होने वाला है, कब तक प्रभावित होने वाला है। तो पहले ही आप डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव मेजर ले लेते हो, लोगों को बचा लेते हो। जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है फिजिकल एसेट्स का वो तो होगा ही होगा, लेकिन बाकी लाइव स्टॉक नुकसान को आप बचा सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर वेदर फोरकास्ट ठीक से कर रहे हो, वेदर के बारे में आपको इनपुट ज्यादा सही से मिल रही है विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, रेडियो वेव डिटेक्शन, रिमोट सेंसिंग का जो इनपुट टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट में जो होता है उसके जरिए, तो उसको आप GIS सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हो और फिर उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनती है, या उस हिसाब से जो भी आपके पास आउटपुट आता है उसके हिसाब से आप डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट को इनपुट दे देते हैं कि ये चीजें हैं हमारे पास, ये फोरकास्टिंग है, ये हो सकता है, अब आपको ये काम करना है। तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट उस हिसाब से चीजों को कैरी करते हैं। ऑल्दो डिजास्टर के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, सारे डिजास्टर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अभी भी ये बात सही है, लेकिन बहुत सारे डिजास्टर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे भूकंप है, तो भूकंप को तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, कि कब आएगा, कितना इंटेंसिटी होगी, इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। हाँ ये हम कह सकते हैं कि कौन, क्योंकि हम GIS सिस्टम के जरिए और सैटेलाइट के हेल्प से हम ये जरूर कर सकते हैं कि ये वाला इलाका ज्योग्राफिकली भूकंप से ज्यादा प्रभावित हो सकता है, ये वाला इलाका कम प्रभावित हो सकता है, ये वाला इलाका थोड़ा कम प्रभावित होगा, है ना। तो ये चीज इसके जरिए हो सकता है। हम ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज आएगा भूकंप या कल आएगा, लेकिन जोन तो बना सकते हैं ना। और अगर जोन बनाएंगे तो हम उसी हिसाब से पॉलिसी भी फॉर्मुलेट करेंगे। पॉलिसी मतलब कि जो भूकंप वाला इलाका है, जहां भूकंप आने के ज्यादा चांसेस है, वहां घर बनाने का जापानी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे। जहां जो सदर्न वाला इलाका है, जो स्टेबल इलाका है, जो थोड़ा मतलब ज्योग्राफिकली उसमें कंपन उतना नहीं हो सकता है, तो उस इलाके में दूसरी पॉलिसी होगी। उस इलाके में हम पहाड़ वाला पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते, जापान वाला टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। तो इससे आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में भी हेल्प मिलती है। तो कहीं ना कहीं रिमोट सेंसिंग वो टेक्निक है जिसके जरिए, जिस टेक्निक को आप सैटेलाइट में यूज करके, जिसके जरिए दूर से ही
आप वेदर से संबंधित इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। इवन पृथ्वी पे मौजूद संसाधनों का भी पता लगाया जा सकता है रिमोट सेंसिंग के जरिए। कहाँ मिनरल्स है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, कौन सा मिनरल पाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इंटीरियर इलाके में जाके आप खुदाई करो तभी पता चलेगा। तो रिमोट सेंसिंग रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में तो हेल्प करता है। तो इन सबको लिंक करके आपको एस्टेब्लिश कर देना है। डन। इस क्वेश्चन में एक बार मैं और देख लेता हूं, और कुछ पॉइंट है या फिर यही दोनों को इंटीग्रेट करना। नहीं, आपको एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस लिखना है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जीआईएस क्या होता है। जीआईएस एक तरीके से ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम से ये काम करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके पास इनपुट होगा तो आप लिखोगे। और ये कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में ये दोनों टेक्नोलॉजी हेल्प करता है वो आपको लिंक स्टैब्लिश कर देना। थोड़ा डायग्राम अगर खींच दोगे, डायग्राम बना दोगे तो करेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सर यहाँ डायग्राम कौन सा बनेगा? डायग्राम एक तो आप जैसे अर्थ है, अर्थ का एक नॉर्मल कैजुअल पिक्चर बना दो और एक खास ऑर्बिट में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को रिप्रेजेंट कर दो। जैसे यानी इनसेट कि जो सैटेलाइट या आईआरएस, हाँ आईआरएस सैटेलाइट वो लिख देना कि आईआरएस सैटेलाइट है, वो इंडिकेशन सांकेतिक डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। समझ गए। तो वो आईआरएस सैटेलाइट है, एक सर्टेन हाइट पे है, उससे इंफ्रारेड वेव या फिर जो रेडियो वेव या जो भी होता है जो दूर से डिटेक्ट करता है, क्लाउड को पकड़ सकता है या टेम्परेचर वेरिएशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो वहां से ना उस सैटेलाइट के जरिए एक एरो खींच करके ना इंफॉर्मेशंस को जीआईएस सिस्टम के अंदर दिखा देना। जीआईएस सिस्टम बना देना है, जीआईएस लिख देना है, इसमें एक कंप्यूटर जैसा कोई मॉडल बना देना है और वो उसको होम स्टेशन जैसे होता है उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ग्राउंड स्टेशन जैसे हाँ। कुछ ऐसे सांकेतिक रूप से बना देना है और वहां से वो इंफॉर्मेशन को एरो खींच करके दे देना कि यहां पहुंचा। ठीक है, और फिर उस कंप्यूटर से एरो निकाल करके आप एक ऐसा बॉक्स बना देना जिसमें लिखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट। इतना काम वहां कर तक देना। चला जाएगा। अगर वहां तक चला, क्योंकि वो सरकार की बॉडी होती है, साइंस का काम है आपको आगाह कर देना, सरकार का काम है जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। तो एक इंटीग्रेटेड हो जाएगा, सरकार का भी पक्ष दिख गया आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पक्ष दिख गया। तो ये थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हो जाएगा, है ना, कि मतलब आप थोड़ा सा जानते हो बट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। अब अगर कोई डिटेल में लिखने लगेगा कि आईआर वेव क्या होता है, रेडियो वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो फिर आप लिख तो सकते हो लेकिन मार्क्स ज्यादा मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी कहानी। ठीक है, और है क्वेश्चन? नहीं, हो गया। तो टेस्ट पेपर 3 में आपका 3 था या 2 था? ये 2 ही था ना? ये 2 था। तो 2 में मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ, और तो नहीं है कुछ। मंगलयान वाला है और उसके बाद जीआईएस सिस्टम, सारे हो गए। तो आज के लिए तो मैं कहूंगा ये हो गया। अभी कल भी है ना आपका एक टेस्ट, तो कल तीसरा टेस्ट हम लोग डिस्कस थर्ड टेस्ट अभी भी बचा हुआ है। हाँ, तो वो तीसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। और कुछ मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रिप्रेजेंटेशन वगैरह में कैसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, आंसर कैसे लिखना चाहिए? लिख रहे हो आप लोग जो क्वेश्चन का पैटर्न आंसर वगैरह लिख रहे हो ना? मैंने देखा है, सबका तो नहीं देख पाया लेकिन बहुत मैंने क्वेश्चन जो मेरे पास थे उसमें मैंने देखा है, तो बहुत लैंग्वेज मुझे ठीक लगा है। आप लोग अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो। डायग्राम वगैरह जहां मिसिंग है थोड़ा मैंने आगाह कर दिया है। जिन्होंने डायग्राम बनाया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं बनाया है आगे से मैं वेरी गुड बोलूंगा क्योंकि आगे आप बनाओगे। और ध्यान ये रखना है कि डायग्राम बनाने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना है। नुकसान का मतलब समझ में आया? अननेसेसरी रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर हो जाएगा। और आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। और जब ये घर पे आप लिखोगे ना, क्वेश्चन लिखते हो ना, प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसी में दिख जाता है। एरो से चीजों को रिप्रेजेंट कर देना, कलाकारी नहीं करनी है, बस थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए और बाकी चीजें तो आप कर ही रहे हो। और इनपुट भी होना चाहिए। मैंने बोला था ना कि अगर आपके पास स्पेशल नॉलेज है, इनपुट है, डेटा है, तो एग्जाम में डालिए। अगर वो नहीं डालोगे तो वो जेनरिक आंसर समझा जाएगा। ठीक है, और जेनरिक आंसर वाले लोग बहुत होते हैं, स्पेसिफिक आंसर के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो आप तो यही काम कर रहे हो अभी।
आप तो पढ़ाई ही कर रहे हो ना, और तो कोई काम नहीं है अभी आपके पास फिलहाल के लिए। तो जैसे जैसे अगर आप पढ़ाई करो, और अच्छी बात यह है कि अब आपको मोटिवेशन आ गया होगा अंदर से, क्योंकि अब 2 महीने में पेपर है ना, तो अब तो लगा दो जी जान। और झारखंड की कहानी जहां तक मुझे पता है, ये लोग एग्जाम करा ही लेते हैं। पिछले बार करवा ही लिए थे, इस बार भी लग रहा है। हाँ, अब अभी फिर यूट्यूब पे शुरू हो जाएगा कि डेट बढ़ने वाला है, ये हो गया हमारे है हिस्से। थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ये वो चीज अब आप ध्यान ही मत देना। आपके लिए 8 मार्च का जो डेट है ना, वही आपका 8 मार्च है ना, सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। वही आपका टारगेट है, और मई में जो आपका मेंस है, आप मान के चलो कि वही आपका टारगेट है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करो, और इनपुट जरूर ध्यान रखना। कुछ कुछ पॉइंट अगर आपके नोटबुक में नहीं है, तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, मैगजीन में पढ़ रहे हो, तो वो उसका नोट जरूर बना लेना, यही आपको भीड़ से अलग करेगा। ठीक है, सो दैट इज द केस। तो आज के लिए मैं सेशन अब एंड करूंगा। अगर आपके सामने से कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एंड करूंगा। ठीक है, क्योंकि कल भी आपका सेशन है, तो कल फिर 9 बजे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके सर, तो मैं लीव करूं? यस ठीक है, मैं थैंक यू लीव सर। करूं। ओके, ऑल द बेस्ट। सर